हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल ज्वारी का दूसरा भाग। देवराज चौहान विवेक वोरा के साथ खंडाला रोड पर उस कॉटेज में पहुंचा जहां पर डॉक्टर सेठी पहले से ही मौजूद था। वो जाग रहा था और टीवी देख रहा था। दोनों भीतर आए तो डॉक्टर सेठी दरवाज़ा बंद करके पलटा। अब फ्रेश हो तो मैं काम करूं, वो बोला। कल। देवराज चौहान बैठता हुआ क्या उठा। मैं आराम करना चाहूँगा। डॉक्टर सेठी, विवेक वोरा बोला। कल सुबह तुमने इसका चेहरा उस तस्वीर वाले व्यक्ति से जैसा बनाना है। हो जाएगा हो जाएगा, मैं तो अभी काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा दी। यहाँ खाने पीने का पूरा सामान पड़ा है, डॉक्टर तुम्हें बता देगा, विवेक वोरा बोला। तुम जा रहे हो? हाँ। कल सुबह डॉक्टर सेठी तुम्हारे चेहरे पर अपना काम करेगा। दोपहर तक मैं भी आ जाऊँगा। तब हम दोनों बाकी बातों पर काम करेंगे। गुड नाइट देवराज चौहान। गुड नाइट। देवराज चौहान ने उसे देखा। चलता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर सेठी ने सिर हिलाया। विवेक वोरा दरवाजे के पास पहुंचा। सिटकनी हटाई और दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। डॉक्टर सेठी ने देवराज चौहान से कहा, दरवाज़ा बंद करो। खुला रहने दो। कोई आकर गला दबा गया तो? कहकर वो आगे बढ़ा तो दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर आ बैठा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। खाने का सामान फ्रिज में पड़ा है, देख लो, उसमें तुम्हारी पसंद का भी कुछ होगा। डॉक्टर सेठी बोला। जब खाने का मन होगा देख लूँगा। देवराज चौहान ने उस पर नज़र मारी। तुम नींद ले लो, रात बीत रही है, तुम भी सो जाओ। देवराज चौहान ने जवाब में सिर हिलाया। डॉक्टर सेठी बेडरूम में चला गया। 15 मिनट बाद ही उसके खर्राटों की आवाज़ें देवराज चौहान को वहाँ तक सुनाई देने लगी तो उसने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, नंबर मिलाया, बात हुई। हेलो। दूसरी तरफ से जगमोहन की आवाज़ आई। तुम खडाला रोड पर आ जाओ, देवराज चौहान बोला। बात करनी है। खास बात है क्या? हाँ। बताओ कहाँ पहुँचना है मुझे। देवराज चौहान ने जगमोहन को समझाया कि खंडाला रोड पर वो कहाँ पहुँचे। तुम वहीं मिलोगे? हाँ। मैं सड़क पर ही कहीं तुम्हें नज़र आ जाऊँगा, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया। उठा और दूसरे दरवाजे पर पहुँचकर भीतर जागा। बेड पर लेटा डॉक्टर सेठी खुर्र खुर्र कर रहा था। देवराज चौहान पलटा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वहाँ दो कॉटेज में रोशनी हो रही थी। कुछ पलों तक खड़ा देवराज चौहान इधर उधर देखता रहा। फिर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद किया और पैदल ही जेबों में हाथ डाले एक तरफ बढ़ गया। हर तरफ रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अगला दृश्य, मुंबई खंडाला हाईवे पर उसी मील के पत्थर के पास देवराज चौहान खड़ा था। मुंबई से आने वाली कार जब इधर से निकलती तो रोशनी पूरी तरह उस पर पड़ती। फ़ोन करने के 2 घंटे बाद की बात है। उसने 1 घंटे बाद ही देवराज चौहान पैदल चलता हाईवे पर जा पहुंचा था। दूसरा घंटा इंतजार में बीता जब मुंबई की तरफ से आती कार उसके पास किनारे पर रुकी। उसमें जगमोहन था। वो बाहर निकला, देवराज चौहान के पास पहुंचा। क्या हुआ? मिसेज ओबेरॉय से बात नहीं जमी क्या? जगमोहन बोला। सब जमा, सब ठीक है। देवराज चौहान ने अंधेरे में नजर दौड़ाते सिगरेट सुलगाई। जगमोहन की निगाह अंधेरे में देवराज चौहान पर थी। इस जगह पर क्या कर रहे हो? इधर कुछ आगे की तरफ कॉटेज में है। लोगों ने मौज मस्ती के लिए कॉटेज खरीद रखी हैं। उन्हीं में से एक कॉटेज में मुझे ठहराया गया। वहाँ पर वो डॉक्टर भी है जिसने मेरे चेहरे को पूरी तरह सुधीर ओबेरॉय जैसा बनाना है। तुम? जगमोहन के चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वही बातें बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। जगमोहन की निगाह अंधेरे में डूबे देवराज चौहान के चेहरे पर रही। देवराज चौहान ने कस ली और बोला, मेरी बातें ध्यान से सुनना जगमोहन। कहते हुए देवराज चौहान पल भर के लिए टिटका। सबसे पहली बात तो यह है कि सुधीर ओबेरॉय का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। तब उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी। पंचर स्टेपनी को ड्राइवर और विवेक वोरा बदल रहे थे कि सड़क पर जाती कार पास खड़े सुधीर ओबेरॉय के ऊपर चढ़ गई। विवेक वोरा के अनुसार उसे सीधा डॉक्टर के पास ले जाया गया। सब कुछ ठीक हो गया, परंतु उसके मस्तिष्क पर इस एक्सीडेंट का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बेड पर मृत लोगों की तरह पड़ा रहता है। वो हिल बोल नहीं पाता, सिर्फ आंखों की पुतलियां और आंखें हिला पाता है। जगमोहन खामोश सा खड़ा उसे देखता रहा। एक्सीडेंट करने वाले दो थे और बहुत पी रखी थी। एक्सीडेंट के बाद वो दोनों नशे में कार में ही बैठे रहे। पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला, गिरफ्तार किया। मामला अदालत में। ये एक्सीडेंट 6 महीने पहले 9 नवंबर को हुआ था। तुम मालूम कर सकते हो कि यह एक्सीडेंट कहाँ हुआ होगा, क्योंकि साथ में सुधीर ओबेरॉय जैसा नामवर व्यक्ति का नाम है। मालूम हो जाएगा। हाँ। यह भी मालूम करो कि विवेक बोरा ओबेरॉय को कौन से डॉक्टर के पास ले गया। उस डॉक्टर से ओबेरॉय की हालत के बारे में मालूम करो कि तब वो कैसी स्थिति में था। समझ गया। अदालत में उनका केस चल रहा है, मालूम करना है। ठीक है। एक्सीडेंट करने वाले दोनों कम उम्र के लड़के थे। चोरी की कार में थे, उनके बारे में मालूम करो। उनके बारे में छानबीन करो। उनके घर वालों और पहचान वालों को तलाश करके उन लड़कों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता करनी है। मालूम करूँगा। जगमोहन अंधेरे में देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने कश लिया। मामला क्या है? जगमोहन ने पूछा। शाम को अंधेरा होने के बाद मैं सुधीर ओबेरॉय से मिला था। समझा? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गईं।
विवेक वोरा वहाँ मुझे डॉक्टर के रूप में ले गया था। सुधीर ओबेराय के भाई राहुल ओबेराय और उसकी माँ सुमन देवी से भी मिला। सुधीर ओबेराय की हालत वास्तव में ठीक नहीं थी। वो बोलने हिल पाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अकेले में मैंने उससे बात की। मेरी बातों का जवाब उसने आंखों के इशारे से दिया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, उसका कहना है कि उस पर कार चढ़ी नहीं, चढ़ाई गई। उसके एक्सीडेंट के पीछे उसकी पत्नी नैना, भाई राहुल और माँ सुमन देवी का हाथ है। ये कैसे हो सकता है? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं सुधीर ओबेराय की कही बात कह रहा हूँ। उसने आंखों के इशारे से तुम्हारी बातों का जवाब दिया। जगमोहन बोला, हाँ, उसका इशारा समझने में तुम्हें धोखा भी हो सकता। मुझे धोखा नहीं हुआ। सुधीर ओबेराय ने जो कहा वही तुम्हें बता रहा हूँ। हैरानी की बात है, जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। उसकी पत्नी, भाई, माँ ने एक्सीडेंट करवाया? ऐसा क्यों किया होगा? वो तीनों ही भला उसे क्यों मारना चाहेंगे? सुधीर ओबेराय की बात मुझे सच नहीं लगती। तुम ठीक सोच रहे हो। बहुत उलझन वाली बात है। तीनों ही उसके सगे हैं। तीन में से दो की तरफ उसने इशारा किया होता तो अविश्वास वाली कोई बात नहीं थी, परंतु उसने तीनों की ही तरफ इशारा किया। यह बात हमें सच में दूर करती है, उसकी बात पर विश्वास करने को मना करती है। यही हमें मालूम करना है कि वो सच कह रहा है या नहीं। तुम्हें जो पता करने को कहा है वो करो। उससे पता चलेगा कि असल मामला क्या है। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। सोहनलाल को इस काम में साथ ले लेना। जगमोहन ने हौले से सिर हिला दिया। मैं सुधीर ओबेराय बनने जा रहा हूँ। इस तरह तो हमारी बात नहीं हो सकेगी, फ़ोन पर ही बात होगी। ये बातें ऐसी थी कि फ़ोन पर नहीं कहकर कर सकता था। तुमने मालूम करने की कोशिश करनी है कि उन दोनों लड़कों ने क्या सच में पी रखी थी। नशे में उनसे गलती से सुधीर ओबेराय पर कार चढ़ गई या सोच समझकर किसी के कहने पर कार चढ़ाई गई। ऐसा हुआ है तो किसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया? जगमोहन ने हौले से सिर हिला दिया। अगर नैना, राहुल और सुमन देवी तीनों ही एक्सीडेंट में शामिल हैं तो मुझे सुधीर ओबेराय बनाकर सबके सामने पेश करने के पीछे उनकी गहरी मंशा है, खास मकसद है। देवराज चौहान बोला, अगर तीनों ने यह काम किया है तो नैना, राहुल के साथ उसकी माँ को भी मेरे सुधीर ओबेराय बनने का पता होना चाहिए। जबकि सुधीर ओबेराय की माँ को यह सब नहीं पता। वो उनके साथ नहीं है। यानी कि मेरे सामने सारे हालात स्पष्ट नहीं है। जब मैं सुधीर ओबेराय बनकर वहाँ पहुँचूंगा तो धीरे धीरे इन बातों को जानने की चेष्टा करूंगा। हो सकता है मामला कुछ और हो और हमें कुछ और कहा गया हो। ऐसा लगे तो हाथ झाड़कर इस मामले से अलग हट जाना। देखूंगा। इस बारे में मैंने फैसला नहीं लिया कि क्या करना है। देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा, अभी तक तो मुझे नैना ओबेरॉय और राहुल को यही जाहिर करना है कि मैं उनके इशारे पर ही काम कर रहा हूँ। मामला शुरू होने से पहले ही उलझन आ गई। हाँ, देखते हैं कि क्या होगा, क्या करना है। पहले असल बात तो पता चले। देवराज चांद ने पूर्वज स्वर में कहा। सुधीर ओबेरॉय ने मेरे पूछने पर आंखों के इशारे से बताया कि इस काम में विवेक वोरा शामिल नहीं था। उसके एक्सीडेंट कराने के पीछे? हाँ। सुधीर ओबेराय के मुताबिक उस एक्सीडेंट में विवेक ओबेरा का हाथ नहीं था। लेकिन इस वक्त तो वोरा नैना और राहुल ओबेराय के साथ पक्के तौर पर जुड़ा लग रहा है। यही तो जानने वाली बात है कि मामला क्या है। देवराज चांद ने कहा, इस बारे में वोरा से सीधे तौर पर बात नहीं की जा सकती। हमारी की गई बात नैना या राहुल ओबेराय के कानों में पड़ सकती है। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भीतरी बातें जानने के फेर में हूँ। ऐसे में सारा मामला यहीं रुक सकता है। जबकि मेरी दिलचस्पी असल मामला जानने की है। मुझे तो नहीं लगता कि आगे जाकर यह मामला गंभीर हो सकता है। जगमोहन बोला, हाँ, कुछ भी हो सकता है। एक बात और, जिसके लिए तुम्हें या सोहनलाल को हर वक्त तैयार रहना है। क्या? मैं जब सुधीर ओबेराय बनकर वहाँ पहुँचूंगा तो ठीक उसी दौरान सुधीर ओबेराय को वहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि एक जगह पर एक वक्त में एक ही सुधीर ओबेराय रह सकता है। वैसे तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि सुधीर ओबेराय को कहाँ रखा जाता है, वो कैसी स्थिति में रहेगा। परंतु मैं सुधीर ओबेराय के रूप में इतना ज़्यादा व्यस्त हो सकता हूँ कि चाहकर भी सुधीर ओबेराय के बारे में पूरी जानकारी ना रख पाऊँ। तो मैं ठीक वक्त पर फ़ोन कर दूंगा तुम्हें। ये भी बता दूंगा कि सुधीर ओबेराय को बंगले से हटाकर कहाँ रखा गया है। तब उस पर तुमने या सोहनलाल ने चौबीसों घंटे नज़र रखनी है। कौन कौन उसके पास आता है, कब कब आता है, हर बात का ध्यान रखना है और मोबाइल फ़ोन पर मुझे बताते रहना है। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर जा टिकी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सुधीर ओबेराय के साथ कुछ बुरा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मुझे ये मामला ठीक नहीं लग रहा। हम इस मामले से पीछे हट सकते नहीं। इस मामले में मेरी दिलचस्पी पैदा हो चुकी है कि अगर सुधीर ओबेराय बीमार नहीं है तो उसकी हालत इस तरह बुरी करके क्यों रखी गई है। उसे बेबस क्यों किया गया? उसके घर में कौन कौन इस मामले में शामिल है और मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरे से क्या करवाना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि असल बात ज़रूरत से ज़्यादा गहरी है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, सुधीर ओबेराय की हैसियत राजा से कम नहीं। ऐसे इंसान पर काबू पाना आसान नहीं होता। ऐसों पर तभी काबू पाया जा सकता है जबकि उसका विश्वसनीय आदमी उससे दगा करे। विश्वसनीय तो उसकी पत्नी भी है, भाई भी और माँ भी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच कुछ खामोशी रही। देवराज चौहान ने चुप्पी तोड़ी। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सुधीर ओबेराय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। विश्वसनीय कोई और भी हो सकता है जिसे अभी तक हम ना जान पाए। यानी जानकारी के बारे में हम अधूरे। हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। कुछ तुम और कुछ सोहनलाल करो, कुछ सुधीर ओबेराय बनकर मैं करूँगा।
धीरे धीरे हमें सब कुछ मालूम होगा। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वहाँ खतरा ज़्यादा हो सकता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम वहाँ अकेले होगे जो सुधीर ओबेरॉय जैसी हस्ती पर काबू पा सकते हैं। वो वक्त आने पर तुम्हारा गला भी पकड़ सकते हैं। हाँ, सुधीर ओबेरॉय बनकर मैं उनकी जगह पर रहूँगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझ पर काबू पाना उनके लिए बहुत आसान होगा। वो जब चाहेंगे मुझे गर्दन से पकड़ लेंगे। मुझे सावधानी से काम करना होगा। इस हद तक अपने को बचा कर रखने की कोशिश करनी है कि बुरा वक्त आने पर वो मुझ पर काबू पाना चाहें तो कामयाब ना हो सके। तुम पर काबू पाने की ज़रूरत पड़ी तो वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी जगह पर हो। तुम्हें नैना, राहुल और सुमन देवी से सतर्क रहना होगा। वो गलत कह रहे हो। मुझ पर काबू पाने के लिए वो खुद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। तुम्हें जो कहा है उन बातों पर ध्यान दो। सोहनलाल को सब समझा देना। इधर मैं देखूंगा कि क्या होता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें कुछ और पूछना कहना हो तो कहो। सुधीर ओबेराय अगर ठीक है तो वो इस तरह बुरे हाल में बेड पर क्यों पड़ा हुआ है? अगर सुधीर ओबेराय के नए इशारों में सच कहा है तो फिर यही कहा जा सकता है कि इसे दवाइयों के दम पर बेबस किया होगा, या इसके लिए कोई और रास्ता इस्तेमाल किया होगा। ये बाद में ही पता चलेगा कि असल बात क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुधीर ओबेरॉय ने आंखों के इशारे से गलत कहा हो कि वो जिस हाल में पड़ा था उस हाल में गलत इशारा करने की स्थिति में नहीं था। मेरे ख्याल में तो उस हाल में पड़ा इंसान गलत बात नहीं कहेगा। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सुधीर ओबेरॉय से तुम मिले हो, मैं नहीं। उसकी सही हालत का अंदाज़ा तुम ही लगा सकते हो, मैं नहीं लगा सकता। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। इस वक्त सारी बातें जानकर मेरी समझ में तो यही आया है कि सारे हालात, सारा मामला उलझा हुआ है। हमारे सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं। जो स्पष्ट है उस पर हम विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि असल बात हालातों के साथ साथ चलते हुए ही समझ में आएगी। इन सब बातों के दौरान तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जब तक वहाँ के हालात समझ में नहीं आते, मुझे सुधीर ओबेरॉय बनने की मंशा समझ में नहीं आती, तब तक मुझ पर अनजान खतरा मंडराता रहेगा। वो मैं देखूंगा। तुम इन कामों से निपटो। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब कॉटेज पर पहुंचा, दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश किया तो डॉक्टर सेठी को बेचैनी भरे ढंग में बैठे पाया। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसे देखते ही डॉक्टर सेठी हड़बड़ा कर कह उठा। अच्छा परेशान किया तुमने। वो कैसे? पूछते हो कैसे? खूब। अरे भाई, तुम्हारा चेहरा बदलने की तो मुझे रकम मिल रही है। तुम चले गए तो मुझे पैसा कौन देगा? इसलिए मुझे सिर से पाँव तक तुम्हारी चिंता है। कहाँ गए थे तुम? देवराज चौहान आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। इस वक्त सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं। बताओ, कहाँ गए थे? किसी लड़की से मिलने गए थे? देवराज चौहान ने उसे देखा। शर्माओ मत, बता दो। तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं चेहरा बदलने के? देवराज चौहान ने पूछा। क्यों? यूं ही पूछा है, बताने में क्या हर्ज है? 15 लाख। इस काम के लिए तुमसे किसने बात की? राहुल ने। वो कौन है राहुल, जानते हो उसे? डॉक्टर सेठी ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ गए थे। किसी से मिलने गए थे? नहीं, घूमने गया था। क्यों मजाक करते हो? क्या इधर कोई छोकरी है जाने के वास्ते? राहुल कौन है, जानते हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। मेरा चेहरा किसके चेहरे में बदल रहा है उसके बारे में तो मालूम? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीरों जैसा चेहरा बनाना है तुम्हारे चेहरे को। कोई दिक्कत नहीं। पहले ही तुम्हारा चेहरा उस जैसा है। 2-4 दिन में मैं आसानी से तुम्हारे चेहरे को उस जैसा बना, बाद में मेरा चेहरा ठीक कैसे होगा? देवराज चौहान ने पूछा। कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं तुम्हें खास तरह का लोशन दे दूंगा। सर्जरी किया मेकअप उतारना हो तो लोशन को 8 घंटे के लिए चेहरे पर लगा लेना, फिर केमिकल से चेहरा धो लेना। वो केमिकल भी दे दूंगा। ऐसा करते ही सर्जरी द्वारा किया गया सारा मेकअप साफ हो जाएगा। फिर तुम्हारा यही चेहरा नज़र आने लगेगा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। अब तो बता दो, क्या इधर कोई छोकरी है क्या? मैं भी। वक्त क्या हुआ है? सुबह के 4 बजने जा रहे हैं। सो जाओ। सुबह तुमने मेरे चेहरे पर काम करना है। तो उस छोकरी के बारे में नहीं बताओगे? प्राइवेट है क्या? देवराज चौहान उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा पड़ा। बताने जा रहे हो उसके बारे में? तुम्हारी मुस्कुराहट तो यही कहती है कि इस वक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, ऐसी बुरी बातें नहीं करते। मैं बुरी बात कर रहा हूँ? बहुत चालाक बनते हो। खुद तो मुझे बंद करके छोकरी के पास ही आए। अब मेरी बारी आई तो भगवान का नाम लेने का वक्त हो गया। अभी सुबह के 4 बजे हैं। मैं 5 बजे नाम ले लूँगा भगवान का। 1 घंटा है अभी। तुम मुझे बताओ कि छोकरी तक पहुँचने का रास्ता किधर से है? देवराज चौहान लंबे सोफे पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। डॉक्टर सेठी बोलता रहा। देवराज चौहान लापरवाही भरे ढंग से सुनता रहा और नींद में डूबता चला गया। अगला दृश्य। 6 दिन लगे डॉक्टर सेठी को। देवराज चौहान का चेहरा पूरी तरह उसने सुधीर ओबेराय के चेहरे में बदल डाला था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो देवराज चौहान है। ओबेराय के पहचानने वाले उसे सुधीर ओबेराय ही कहते।
इस बीच विवेक वोरा का आना बराबर रहा। वो 20-20 घंटे देवराज चांद के पास रहता। देवराज चांद को टीवी स्क्रीन पर सुधीर ओबेराय की वीडियो फिल्में दिखाता कि किस तरह वो चलता बैठता खाता पीता है, किस तरह लोगों से मिलता और बातें करता है। सुधीर ओबेराय से मिलने वाले खास खास लोग कौन कौन हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई गई, नाम याद कराए गए। सुधीर ओबेराय के हस्ताक्षर देवराज चांद को दिए जा चुके थे। देवराज चांद उसके हस्ताक्षर करने की प्रैक्टिस करता जा रहा था। हस्ताक्षरों की हूबहू नकल करने की हद के करीब बहुत करीब पहुंच चुका था वो। दिन ब दिन देवराज चौहान अपने में बदलाव लाता जा रहा था। वो सुधीर ओबेराय बनता जा रहा था। देवराज चौहान ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ना चाहता था कि सुधीर ओबेराय बनने के बाद उसमें कमी नजर आए। 9वें दिन डॉक्टर सेठी अपने 15 लाख रुपए लेकर चला गया था। जाते जाते वो देवराज चौहान को लोशन और केमिकल दे गया था कि जब भी चेहरे पर से सर्जरी वाला मेकअप हटाना हो हटा ले। देवराज चौहान ने उसका पता ठिकाना जानने की चेष्टा की तो डॉक्टर सेठी ने यह कहकर बताने से मना कर दिया कि राहुल नाम के युवक ने उसे पहले ही मना कर दिया था कि अपने पते ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताना। विवेक बोरा उसे पूरी तरह सुधीर ओबेराय बनाने में जी जान से लगा रहा। इस बीच 2 बार राहुल ओबेराय भी वहां आया, अपनी तसल्ली करके गया। अगला दृश्य। अब देवराज चौहान सुधीर ओबेराय की तरह जल्दी से उसके हूबहू हस्ताक्षर कर सकता था। उसकी तरह ही चल फिर और बात कर सकता था। उसकी तरह ही मुस्कुराता था। वैसे ही मिलने वालों से हाथ मिलाता था। देखने वालों देखने वाला ये नहीं कह सकता था कि वो सुधीर ओबेराय नहीं है। 14वें दिन वो कॉटेज में अकेला था। डॉक्टर सेठी को गए 4-5 दिन हो चुके थे। दिन के 11 बज रहे थे। विवेक वोरा आने वाला था। वो कभी भी कॉटेज में पहुंच सकता था कि मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। देवराज चौहान ने मोबाइल फ़ोन निकालकर बात की। उधर जगमोहन था। मैं फ़ोन नहीं कर पाया, जगमोहन की आवाज़ आई। व्यस्त था कि? मालूम था तुम व्यस्त होगे, देवराज चौहान ने टोका। तभी मैंने भी फ़ोन नहीं किया। तुमने इतने दिनों में क्या किया? जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि अब तुम पूरी तरह सुधीर ओबेरॉय बन चुके हो? हाँ। उसकी जगह कब लेनी है? आजकल में तय हो जाएगा। जगमोहन की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुमने क्या मालूम किया? बहुत बातें। सोहनलाल मेरे साथ रहा। कई बार हम दोनों ने अलग अलग भागदौड़ की। जगमोहन का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। 9 नवंबर को सच में एक्सीडेंट हुआ। सुधीर ओबेराय के साथ हुआ था। चोरी की कार में नशे में डूबे 2 लड़कों ने उस पर कार चढ़ा दी। कार इस बुरी तरह उस पर चढ़ी कि उस वक्त देखने वालों के गवाहों के बयान के आधार पर कि हैरानी है वो बच गया, वरना उसे हर हाल में मर जाना चाहिए था। जगमोहन के शब्द कानों में पड़ रहे थे। वो 2 लड़के जो एक्सीडेंट की वजह से बने, उनके नाम भोलू और राजू हैं। दोनों ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 19-20 साल के लड़के हैं। वो पहले कई बार जेब काटने और छीना झपटी के मामले में वे पकड़े गए। स्मैक बेचने खरीदने का काम भी उन्होंने कई बार किया, लेकिन स्मैक खुद इस्तेमाल नहीं करते। दोनों मिलकर ही 14 साल की उम्र के करीब से काम करते आ रहे हैं। तब बीते कुछ महीने से उन्होंने कार चुराकर सुलेमान भाई को बेचने का काम शुरू कर दिया था, जो कि 10 से 30 हज़ार तक कार की हालत देखकर इन्हें देता था। यहाँ तक कि कई बार इन्हें चोरी की कार बेचने के सिर्फ 5 हज़ार मिले। सुलेमान भाई का कहना है कि ये है उन दोनों की माली हालत। ऐसे हैं वे दोनों। समझ गया। देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगाए सिरे लाया। आगे? उन दोनों के बारे में मैंने मालूम किया। जगमोहन की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। 6 महीने पहले सुधीर ओबेराय के एक्सीडेंट से पहले राजू के पिता को दिल की बीमारी थी और तुरंत बाईपास सर्जरी की ज़रूरत थी। एक्सीडेंट के बाद उसकी बाईपास सर्जरी महंगे प्राइवेट अस्पताल में महंगे डॉक्टर द्वारा की गई। अब वो ठीक है और अच्छा खासा मकान भी 4 महीने पहले खरीदा गया है। 20-25 लाख का मकान होगा वो। बाईपास सर्जरी महंगे डॉक्टर द्वारा की गई तो उसका खर्चा भी साथ जोड़ लो। अब राजू के माँ बाप और बहन कार में घूमते हैं। ड्राइवर रखा हुआ है, जबकि एक्सीडेंट से पहले उन लोगों को पुरानी साइकिल भी नसीब नहीं थी। समझा। भोलू, जो राजू के साथ कार एक्सीडेंट में शामिल था, उसकी 2 बहनें शादी के लायक थी। 3 महीने पहले एक ही दिन दोनों बहनों का ब्याह 6 में हो गया। दहेज के नाम पर ढेर सारा सामान और एक एक कार दी गई। ये शादियाँ उनके माँ बाप ने 5 महीने पहले खरीदे नए मकान में जाकर की। एक कार उन्होंने खुद खरीदी, जिसे वे इस्तेमाल करते हैं। पहले उनके घर में खाने को पूरा नहीं होता था और अब उन्होंने नौकर रखा हुआ है। दोनों के परिवार ही व कीमती कपड़े पहनते हैं और मज़े की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इससे तो साफ होता है कि सुधीर ओबेरॉय को कार के नीचे कुचलने की एवज़ में किसी ने उन्हें अच्छी खासी रकमें दी। उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। देवराज चांद सोच भरे सर में क्या उठा। मालूम है उन्होंने शराब पीकर एक्सीडेंट क्यों किया? सुधीर ओबेरॉय को कुचलने के बाद भी वो कार में क्यों बैठे रहे? क्यों? इसलिए कि ये साबित हो एक्सीडेंट करवाया नहीं गया हुआ है। अगर वो तब भाग जाते तो पुलिस यही सोचती कि चोरी की कार में एक्सीडेंट करवा कर ओबेरॉय को मारने की कोशिश की गई है। वो बैठे रहे। पुलिस ने यही सोचा कि नशे में उन्होंने सुधीर ओबेरॉय पर कार चढ़ा दी।
ऐसे में पुलिस चाहकर भी ये नहीं सोच सकती कि सुधीर ओबेराय की जान लेने की चेष्टा की गई है। यानी कि ओबेराय के घर वालों की तरफ तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। तुम ठीक कहते हो। ओबेराय के एक्सीडेंट को पक्का करने के लिए ये सब किया गया होगा। जगमोहन के कानों में पड़ने वाले स्वर में गंभीरता आ गई थी। मैंने जो पूछताछ की उसमें ऐसा पुलिस वाला भी था जिससे इस केस पर काम किया था। उसका कहना है कि ओबेराय को कार से कुचलने के बाद भोलू और राजू के परिवारों की दुनिया बदल गई। हम जानते हैं कि उन्हें एक्सीडेंट की कीमत का पैसा मिला, लेकिन साबित नहीं कर सकते। राजू और बोला ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने ओबेराय को मारने की चेष्टा की। वो कहते हैं कि वो किसी ओबेराय को नहीं जानते। उन्होंने कार चोरी की। डैशबोर्ड में नोटों की गड्डी पड़ी थी। उन पैसों से बोतल खरीदी। चोरी की गाड़ी में घूमते हुए पी रहे थे कि गाड़ी से उनका कंट्रोल बैग गया। वो किसी पर चढ़ गई। उसके बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि वो कार किस पर चढ़ा बैठे। जब पुलिस आई तो पता चला। कोर्ट में भी दोनों ने अपनी ये बात मजबूती से मानी है। वो ये बात मानेंगे। ओबेराय को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इसी बात का तो उन्हें पैसा दिया गया है। पैसे ने उनकी ज़ुबान बंद कर दी है। इस मामले में ईमानदारी से चल रहा है। एक बात और, जगमोहन की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों की पैरवी बहुत महंगा वकील कर रहा है। वो वकील उसी ने करवाया होगा जिसने उन दोनों से एक्सीडेंट करवाया। वकील तक पैसे उसी ने पहुंचाए होंगे। इस केस की स्थिति क्या है? कोर्ट में केस की क्या पोजीशन है? कमज़ोर है केस। दोनों लड़के बच जाएंगे, क्योंकि ओबेराय की जान नहीं गई। वकील ने दोनों को शराब के नशे में धुत बताया कोर्ट में। एक्सीडेंट के वक्त वो होश में नहीं थे। वकील ने साबित कर दिया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 2 साल की सज़ा होगी। इतनी सज़ा आसानी से निकल जाएगी। वैसे भी 6 महीनों से जेल में कोई बड़ी बात नहीं कि जब उन्हें सज़ा दी जाए तो उतनी सज़ा वो भुगत चुके हों। जगमोहन ने उधर से कहा। मतलब कि ये मालूम नहीं हो सका कि उन दोनों ने ये काम किसके कहने पर किया। किसके कहने पर ओबेराय को मारने, ये बात मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों ये बात मानते ही नहीं कि वे किसी ओबेराय को जानते हैं। उनके घर वालों से बात की। दोनों के परिवारों का कहना है कि ऐसी उम्र में बच्चे गलतियां कर देते हैं। उनके बच्चों से भी हुई। यानी कि वे सब बहुत चालाकी से काम ले रहे हैं। सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो तब विवेक भोरा उसे किस डॉक्टर के पास ले गया था? उस डॉक्टर से भी मैं मिला था, बात की। उसका कहना था कि उसने ओबेराय के उस वक्त फ़ौरन सारे टेस्ट किए थे। चोटें अवश्य गहरी थी उसके जिस्म पर, परंतु भीतरी कोई गंभीर चोट नहीं थी। सब कुछ ठीक था। ठीक ढंग से बात कर रहा था। पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति धीरे धीरे सदमे की स्थिति में आता है। सुधीर ओबेराय के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उसने कहा कि ऐसे केस ठीक नहीं होते, या फिर भविष्य में कभी भी मस्तिष्क ठीक काम करने लगता है। वो डॉक्टर इस मामले में शामिल हो सकता है? देवराज चांद ने पूछा। लगता तो नहीं। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। वो गंभीर लग रहा था। अब कहो। मैं जल्दी 2-3 दिनों में सुधीर ओबेराय की जगह ले लूँगा। देवराज चांद सोचते हुए धीरे धीरे कह रहा था। वहाँ क्या होता है वो मैं धीरे धीरे देखूंगा। असल बात तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे काम की ये बात है कि मेरे वहाँ पहुँचने पर सुधीर ओबेराय को बंगले से निकाल कर कहीं और रखा जाएगा। हो सकता है मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही सुधीर ओबेराय को हटा दिया हो। सोहनलाल कहाँ है? मेरे पास ही है। इस काम में तुम दोनों की ज़रूरत है। देवराज चांद ने पूर्व स्वर में कहा। सुधीर ओबेराय को वहाँ से हटाकर जहाँ भी रखा जाएगा, वहाँ की निगरानी 24 घंटों की करनी है। देखना है कि उसके पास कौन कौन जाता है, हमें कैसी स्थिति में रखा जाता है। अगर उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश होती है तो उसे बचाने की कोशिश करनी है। समझा, लेकिन बाहर कोई आया है? देवराज चांद के होठों से निकला। फुर्सत मिलने पर तो मैं फ़ोन करता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चांद ने मोबाइल फ़ोन बंद करके जेब में रखा और सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। बाहर कार रुकने की आवाज़ आई थी। फिर देखते ही देखते विवेक वोरा ने भीतर प्रवेश किया। अगला दृश्य। भीतर प्रवेश करते ही विवेक वोरा ठिठका। नजरें देवराज चांद पर टिक गई थी। फिर गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोला, गुड नून ओबेराय साहब। देवराज चांद उसे देखता रहा। आगे बढ़कर विवेक वोरा बैठा। सच में बिल्कुल ओबेराय साहब लग रहे हो। देवराज चांद सीधा बैठा। सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुम तो अब बहुत कीमती आदमी हो गए देवराज चांद। वोरा के होठों पर गहरी मुस्कान ठहरी। कैसे? सुधीर सुधीर ओबेराय तुम बन चुके हो। हस्ताक्षर करने में तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। अगर मैं तुम्हें ओबेराय साहब की चेकबुक से एक चेक निकाल कर उसमें 2-4 करोड़ की रकम भर दूँ, उसके बाद तो तुम्हारे साइन की ज़रूरत होगी चेक पर। करोड़ों रुपया बैंक वाले फ़ौरन दे देंगे। कहते हुए वो रहा हौले से ऐसा। क्या तुम साइन कराना चाहते हो? देवराज चांद ने उसकी आंखों में झाँका। विवेक वोरा ने उसकी आंखों में झाँका, फिर मुस्कुरा पड़ा। मैंने मजाक में ये बात कही है, ऐसा करने का मेरा इरादा नहीं है। क्यों? देवराज चांद मुस्कुराया। इरादा क्या बुरा है? मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। वोरा गंभीर हो गया। ओबेराय साहब अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मौके बेमौके पर कई बार मेरी सहायता की है। उनके बारे में ज़रा भी बुरा नहीं सोच सकता।
और अब जो कह रहे हो वो क्या है? कोई बुरा तो नहीं हो रहा? बुरा होता तो मैं इन बातों में नहीं आता, लेकिन ये सब ज़रूरी है ओबेरॉय साहब के लिए भी कि उनका कोई भी बिजनेस ख़राब नहीं होगा, संभला रहेगा। उधर जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। ओबेरॉय परिवार में पहले की तरह पैसा आता जाता रहेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वॉरा ने सामान्य स्वर में कहा। ये बातें तुमसे किसने कही? वॉरा ने देवराज चांद को घूरा। क्यों पूछ रहे हो? गलत सवाल है क्या? विवेक वोरा ने सिर हिलाया, फिर क्या उठा। मिसेज ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय के यही विचार है। ओबेरॉय की मां सुमन देवी इन दोनों की बातों से इत्तेफाक क्यों नहीं रखती? देवराज चांद ने पूछा। उनकी अपनी सोच है। वो ओबेरॉय साहब की माँ है। वो नहीं चाहती कि उनके बेटे के कामों को कोई दूसरा देखे, क्योंकि बेटे को अपने बिजनेस से बहुत प्यार है और माँ को अपने बेटे से। विवेक वोरा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हर काम दिल से नहीं होता। उसकी उम्र बीत चुकी है, बाकी भी बीत जाएगी। बिजनेस एक बार नीचे आ गया तो उसे ऊपर उठाना कठिन हो जाएगा। ओबेरॉय साहब के साथ मैं कदम कदम पर साथ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है सब कुछ ठीक करने में। ऐसे में महीने भर के लिए तुम्हें ओबेरॉय बनाकर पेश करके सब कुछ ठीक करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम जब किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दोगे तो माँ जी को तसल्ली होगी कि ये काम तुमने अपनी मर्जी से किया है। महीने बाद क्या होगा? देवराज चांद बोला। वौरा देवराज चांद को देखने लगा। कुछ पलों तक वह खामोशी रही। मैं नहीं जानता कि बाद में माँ जी को ओबेरॉय साहब के बारे में क्या कहा जाएगा। हो सकता है बाद में ओबेरॉय साहब का माँ जी के सामने पहले वाली स्थिति में पेश कर दिया जाए कि उनकी हालत फिर पहले जैसी हो गई है। देवराज चांद ने कस लिया, कहा कुछ नहीं। तुम खुद को काम करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हो? वोहरा ने पूछा। हाँ, मैडम ओबेरॉय ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है कि मैदान में आने से पहले हर काम की एक बार फिर रिहर्सल कर लो। किसी भी मौके पर चूकना नहीं है तुम्हें। कोई ये ना सोचे कि तुम ओबेरॉय साहब नहीं हो। जवाब में देवराज चांद शांत भाव में मुस्कुराया। काम शुरू होने से एक दिन पहले मैडम ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय तुम्हारे पास आएंगे। बाकी की सारी योजना बताएंगे कि क्या कैसे होगा। उन्हें तुम में कोई कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। मुझे वहाँ कैसे पहुँचाया जाएगा? देवराज चांद बोला। मैं नहीं जानता। ओबेरॉय को वहाँ से कब हटाया जाएगा? मेरे वहाँ पहुँचने से पहले या बाद में? मैं नहीं जानता, वोहरा बोला। सब बातों की प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ कमी महसूस होगी बता दूंगा। अगला दृश्य। तीसरे दिन शाम को देवराज चांद ने जगमोहन को फ़ोन किया। अभी अभी नैना ओबेरॉय, राहुल ओबेरॉय, विवेक वोरा 6 घंटे उसके पास बिता कर गए थे। वो तीनों उसके सुधीर ओबेरॉय के रूप से ओबेरॉय की आदतों को पूरी तरह ग्रहण कर लेने पर तसल्ली में थे। नैना और राहुल ने उसका हर तरह से टेस्ट लिया। देवराज चांद खरा उतरा। ये देवराज चांद को अपनी यो- वे देवराज चांद को अपनी योजना बता गए थे कि कल क्या कैसे होगा और कैसे सुधीर ओबेरॉय को बंगले से बाहर ले जाया जाएगा और उसे भीतर पहुंचाया जाएगा। उनके जाते ही देवराज चांद ने फ़ोन किया था। हेलो। उधर से जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कल मैं सुधीर ओबेरॉय बनकर बंगले पर पहुंच रहा हूँ। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। कैसे होगा सब कुछ? कल सुबह सुधीर ओबेरॉय को एम्बुलेंस में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। फिर एक खास जगह पर सुधीर ओबेरॉय को हटाकर वहां मैं आ जाऊंगा। इस तरह मैं बंगले पर सुधीर ओबेरॉय बनकर पहुंच जाऊंगा। योजना अच्छी है। जब एम्बुलेंस बंगले से बाहर निकले तो तुमने और सोहनलाल ने एम्बुलेंस का पीछा करना है। जो भी होगा वो तुम दोनों को देखना है। जब अदला बदली होगी तुम लोग समझ जाओगे। सुधीर ओबेरॉय को कहाँ रखा जाता है इन सब बातों पर तुमने नज़र रखनी है और मुझे फ़ोन पर बताना है। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। मैं सोहनलाल के साथ कल इस काम के लिए तैयार रहूँगा। हम ओबेरॉय के बंगले के बाहर पहुँच जाएंगे। बंद करता हूँ। ये काम पूरा करके मुझे फ़ोन करना। देवराज चांद ने कहा, फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोच से भरे गंभीर भाव ठहरे हुए थे। होंठ अजीब से अंदाज में भिचे सुखड़े हुए थे। अगला दृश्य। सुमन देवी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। सुबह सुबह 7:30 बज रहे थे। नैना ओबेरॉय राहुल ओबेरॉय के साथ दो पुराने नौकर सुधीर ओबेरॉय के पास खड़े थे। सुधीर ओबेरॉय बेड पर लेटे आंखों की पुतलियां घुमाते हुए सबको देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन से भरे भाव थे। शायद वो ये बात जानने की चेष्टा कर रहा था कि सुबह सुबह ये सब लोग उसके पास क्या कर रहे हैं। सुमन देवी व्याकुल सी नैना और राहुल से कह उठी। मैं साथ चलती। ज़रूरत नहीं है माँ जी, हम हैं। नैना ओबेरॉय ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। इतने लोगों की ज़रूरत ही क्या है? मैं हूँ, राहुल है, बनारसी है, प्रसाद सिंह है, एम्बुलेंस के दो बॉय हैं। हम टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इतनी भीड़ की ज़रूरत भी क्या है? हम निश्चिंत होकर रहिए। 11-12 बजे तक हम आ जाएंगे। सुधीर को एम्बुलेंस में कोई तकलीफ़ ना हो। सुमन देवी चिंतित सी बोली। माँ। राहुल ओबराय मुंह बनाकर बोला। मैं घर रह लेता हूँ, तुम साथ चले जाओ। नहीं, तुम दोनों ही जाओ। मैं डॉक्टर से सुधीर की बीमारी के बारे में ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। जाओ तुम। नैना ओबेरॉय ने प्रसाद सिंह से कहा। तुम बाहर जाओ, अगर एम्बुलेंस आ गई हो तो वहाँ बोलो कि स्ट्रेचर लेकर यहाँ आ जाए। जी। प्रसाद सिंह बाहर निकल गया। बनारसी हाथ बांधे खड़ा रहा। नैना ओबेरॉय आगे बढ़ी और सुमन ओबेरॉय का हाथ पकड़कर प्यार से कह उठी। माँ जी, सुधीर आपका बेटा है तो मेरा पति भी है। आज की तारीख में मेरा हक उस पर ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा चिंता है इनकी।
आपसे कहीं ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ये फ़ौरन ठीक हो जाए। सुमन देवी ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। सुबह शाम डॉक्टर आता है सुधीर को देखने। जो हो सकता है बीमारी ठीक करने के लिए मैं उससे ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप भी जानती हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। नैना ओबेरॉय ने गहरी सांस लेकर कहा। डॉक्टर कहता है कि इलाज से सुधीर का ठीक हो पाना संभव नहीं। भगवान ने चाहा तो एक दिन ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। मस्तिष्क पर जब तक सदमे का असर है, ये हिलने बात करने के भी काबिल नहीं। सुधीर ओबेरॉय की आंखों की पुतलियां तेजी से इधर उधर हिल रही थी। वो एक तरफ हाथ बांधे खड़े बनारसी को भी देख लेता था। माँ जी। हाँ। सुमित ओबेरॉय गंभीर थी। सुधीर को बिजनेस न संभाल पाने की वजह से हमें रोज का लाखों का नुकसान हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरी मानिए तो कानूनी कार्रवाई करके सुधीर ओबेरॉय की बीमारी अदालत में स्पष्ट करके सारे बिजनेस अपने हाथ में ले लीजिए। हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सुधीर भी ठीक हो। नहीं बहू, सुधीर के बिजनेस कोई दूसरा नहीं देखेगा। तेरी बात मानने को मेरा मन कभी नहीं माना। माँ जी। नैना ओबेरॉय ने गंभीर स्वर में कहा। पत्नी होने के नाते सुधीर के सारे बिजनेस पाने के लिए मैं कानूनी कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैंने नहीं। तुम कुछ करोगी भी नहीं बहू। सुमन देवी का लहजा आदेश भरा उठा। लेकिन जो नुकसान हो रहा, राहुल ओबेरॉय ने कहना चाहा, उस नुकसान में तुम्हारा है ही क्या? सब कुछ सुधीर का बनाया हुआ है। तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ, तुम तो उल्टी बातें करती हो। तुम। तभी स्ट्रेचर थामे दो व्यक्तियों ने भीतर प्रवेश किया। उनके पीछे प्रसाद सिंह था। स्ट्रेचर उन्होंने बेड के पास नीचे कालीन पर उस तरफ रखा जिधर सुधीर ओबेरॉय लेटा था। फिर वो दोनों सुधीर ओबेरॉय को बेड से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाने की कोशिश में लग गए। आराम से। सुमन देवी कह उठी। मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। बनारसी और प्रसाद सिंह भी इस काम में उनकी सहायता करने लगे। जल्दी वापस ले आना मेरे बेटे को, सुमन देवी बोली। टेस्ट पूरे होते ही आ जाएंगे। राहुल ओबेरॉय एकाएक मुस्कुरा पड़ा। तुम मेरी तो चिंता नहीं करती माँ। सुमन देवी ने कुछ नहीं कहा। ध्यान सुधीर ओबेरॉय की तरफ था। शायद इसलिए नहीं करती कि मेरे पास बिजनेस नहीं है। मैंने दौलत नहीं बनाई। और सुधीर भैया, पागलों वाली बातें मत कर। सुमन देवी कह उठी। सुधीर बीमार है। जब तेरी हालत ऐसी होगी तो तेरी भी चिंता करूंगी। उंगली कोई भी कटे, दर्द सारे शरीर में होता है बेटा। वो सब मिलकर सुधीर ओबेरॉय को स्ट्रेचर पर डाल चुके थे। सुधीर के शरीर पर सुबह ही नौकरों द्वारा डाला गया नीले रंग का नया नाइट सूट था। सुबह उसकी शेप भी की गई थी। स्ट्रेचर लाने वालों ने सुधीर ओबेरॉय को स्ट्रेचर सहित उठाया और बाहर की तरफ बढ़े। उनके पीछे नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय थे। पीछे बनारसी और प्रसाद सिंह थे। उनके कानों में सुमन देवी का परेशान स्वर पड़ा। मेरे बेटे को ध्यान से ले जाना, तकलीफ ना हो। अगला दृश्य। उस नर्सिंग होम की हालत ही बता रही थी कि वो सिर्फ दौलतमंदों के लिए। वो नर्सिंग होम कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा लग रहा था। डॉक्टर और नर्सें यदा कदा आते जाते दिखाई दे जाते थे। उसके पार्किंग में मिनी बस जैसी वो एम्बुलेंस रुकी। फ़ौरन ही पीछे वाला दरवाज़ा खुला। भीतर एम्बुलेंस में दोनों बॉय और बनारसी प्रसाद सिंह बैठे थे, जो कि नीचे उतरकर स्ट्रेचर को बाहर निकालने लगे। साथ आती कार में नैना और राहुल ओबेरॉय थे। उनकी कार भी पार्किंग में पास ही रुक चुकी थी। नैना ओबेरॉय बाहर निकलकर उनके पास पहुंची। तब तक दोनों बॉय एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर भीतर चलने को तैयार हो चुके थे। पास पहुंचते ही नैना बनारसी और प्रसाद सिंह से बोली, तुम दोनों यहीं रहो, ज़रूरत पड़ी तो बुला लिया जाएगा। जी मालकिन, दोनों ने सिर हिलाए। राहुल ओबेरॉय भी पास आ पहुंचा था। चलो। नैना स्ट्रेचर उठाए दोनों बॉय से कह उठी। जी। दोनों स्ट्रेचर उठाए नर्सिंग होम के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए। नैना और राहुल ओबेरॉय साथ थे। बनारसी और प्रसाद सिंह एम्बुलेंस के पास ही खड़े थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मालिक की इतनी गंभीर हालत होगी, प्रसाद सिंह ने दुख भरे स्वर में कहा। देवता थे मालिक। 10 साल हो गए मुझे मालिक के यहाँ। कभी वो मेरे से नाराज़ नहीं हुए। बेशक गलती हो गई हो। मुझे तो 16-17 बरस हो गए, बनारसी ने कहा। जब मैं यहाँ नौकरी करने आया था तो मालिक 16-18 के रहे होंगे। जाने भगवान ने किस बात का उनसे बदला लिया। काम धंधों में भी नुकसान हो रहा है। घर वाले सब परेशान हुए पड़े हैं। डॉक्टर भी कहता है कि उनके ठीक होने का कुछ पता नहीं। नज़र लग गई है घर को। बड़ी मालकिन के पाँव कभी घर पर टिकते नहीं थे। होटल, क्लबों या महिला संगठनों में ही व्यस्त रहती थी। जब से बड़े मालिक का एक्सीडेंट हुआ है, दुनिया भूल बैठी है। खुद को भूल गई। हर वह बेटे के पास बैठी रहती है। बेटे और बेटे के बिजनेस से उन्हें इतना प्यार है कि बिजनेस तक संभालने की इजाज़त किसी को नहीं देती। बहू और छोटे मालिक कई बार कह चुके हैं, लेकिन बड़ी मालकिन नहीं मानती। कहती हैं वो सुधीर की किसी चीज़ को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगी। बनारसी ने प्रसाद सिंह को देखा, फिर धीमे स्वर में कह उठा। मुझे तो मालकिन की ये बात समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में तो जब तक बड़े मालिक ठीक नहीं होते तब तक घर वाले बिजनेस संभाल लें तो क्या हर्ज है। नुकसान का यही हाल रहा तो कल तक सब कुछ ठीक रहेगा। हर महीने लाखों रुपया तनख्वाह जाती है और काम करने वाले मालिक की बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे। अगर पूरा नुकसान लगाओ भैया तो बहुत ज़्यादा बैठता है। ठीक कहते हो, बड़े लोगों की बड़ी बात है। प्रसाद सिंह गहरी सांस लेकर के उठा। अगला दृश्य।
नर्सिंग होम के एक कमरे के बेड पर सुधीर ओबेराय को लिटा दिया गया। स्ट्रेचर लाने वाले दोनों खाली स्ट्रेचर लेकर चले गए। वहां सिर्फ नैना ओबेराय और राहुल ओबेराय ही रह गए थे। दोनों की नजरें मिली। बेड पर लेटा सुधीर ओबेराय आंखें एक तरफ की उन्हें देखे जा रहा था। डॉक्टर कभी भी आ सकता है, नैना ओबेराय ने कहना चाहा। राहुल ओबेराय कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा। सावधानी से खिड़की के पल्ले खोले। पीछे की तरफ नर्सिंग होम का बाग था, मरीजों के टहलने के लिए। बाग में एक तरफ फूलों की झाड़ियों में देवराज चौन और विवेक वोरा छिपे बैठे थे। इस तरह की देखने वाला समझे आराम कर रहे हैं, परंतु इस स्थिति में कठिनता से ही उन्हें कोई देख पाता। खिड़की पर राहुल ओबेराय का चेहरा नजर आते ही दोनों फुर्ती से उठे और उस तरफ बढ़े। देवराज चौहान के शरीर पर ठीक वैसा ही नाइट सूट था, जैसा कि भीतर बेड पर पड़े सुधीर ओबेराय ने डाल रखा था। इस वक्त देवराज चौहान न लगकर सुधीर ओबेराय लग रहा था। दोनों ने दोनों के खिड़की के पास पहुंचते ही राहुल ओबेराय बेचैनी से कह उठा, जल्दी करो। दूसरे ही पल दोनों खिड़की से भीतर कमरे में थे। तब तक नैना ओबेराय कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर चुकी थी कि कहीं कोई आ ना जाए। विवेक वोरा ने बेड के करीब पहुंचकर वहां लेटे सुधीर ओबेराय को सावधानी से उठाया और कंधे पर डालकर खिड़की की तरफ बढ़ा। विवेक वोरा उसके साथ हो गया। हैं? देवराज चांद ने फौरन जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। विवेक वोरा सुधीर रॉय को कंधे पे डाले खिड़की की चौखट पार कर रहा था। सब काम सावधानी से करना वोरा। पास पहुंचते हुए नैना ओबेराय बेचैनी से कह उठी, मुझ पर भरोसा रखिए मालकिन। वोरा सुधीर ओबेराय को संभाले खिड़की से बाहर निकल गया था। फिक्र मत करो भाभी। राहुल ओबेराय खिड़की पार करने लगा। मैं साथ हूँ। तुम इधर की तरफ ध्यान दो। जल्दी निकल जाओ यहाँ से। बाग के उस तरफ पीछे का दरवाज़ा है। तुम नर्वस क्यों हो रही हो भाभी? जानती तो हो कि मैंने वो रास्ता देखा हुआ है, राहुल ओबेराय ने कहा। नैना ओबेराय खिड़की पर खड़ी उन्हें देखती रही। वोहरा कंधे पर सुधीर ओबेराय को लादे उस तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिधर नर्सिंग होम के पीछे का दरवाज़ा था, जो कि बाग की चारदीवारी के साथ निकलता था। उधर एक सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उस गार्ड की उन्हें चिंता नहीं थी। उधर दरवाजे के बाहर ही उसका एक आदमी कार लिए खड़ा था। नंबर मिलते ही दूसरी तरफ से जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, कहाँ हो? देवराज चौहान ने नैना ओबेराय पर नज़र मारते हुए धीमे स्वर में कहा। नर्सिंग होम के बाहर बंगले में एम्बुलेंस का पीछा करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं सामने की तरफ हूँ और सोनलाल पीछे की तरफ है। हम दोनों के पास कार है। तुम इस वक्त किस स्थिति में हो? दूसरी तरफ से जगमोहन ने पूछा। मैं सुधीर ओबेराय की जगह ले चुका हूँ। नर्सिंग होम के कमरे में हूँ। सुधीर ओबेराय को विवेक वोरा और राहुल ओबेराय नर्सिंग होम के पीछे वाले रास्ते से निकाल कर ले जा रहे हैं। देवराज चौहान ने दबे स्वर में कहा। उधर सोहन लाल है, वो सब संभाल लेगा। फिर भी मैं अभी कार लेकर पीछे की तरफ जाता हूँ। जगमोहन का तेज सर कानों में पड़ा। नज़र रखना कि ओबेराय को कहाँ रखा जाता है, उसके साथ क्या, सब समझ रहा हूँ। अभी तुम मुझे फ़ोन मत करना। गलत वक्त पर बैल बज सकती है, कोई शक कर लेगा। पहली फुर्सत मिलते ही मैं फ़ोन करूँगा। समझ गए। देवराज चांद ने फ़ोन बंद किया और नैना ओबेराय पास आ गई थी। वो बाहर निकल गए। देवराज चांद ने पूछा, किसी ने रोका टोका तो नहीं? नहीं। लेकिन तुम कैसे फ़ोन कर रहे थे? नैना ओबेराय ने उसके हाथ में दबे फ़ोन पर नज़र मारी। जगमोहन को बताया कि मैं सुधीर ओबेराय की जगह पर पहुंच चुका हूँ। फ़ोन मुझे दे दो। क्यों? तुम सुधीर ओबेराय बनकर बंगले पर पहुंचने वाले हो। अभी तुम्हारी स्थिति ओबेराय के रूप में ऐसी नहीं होगी कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सको। फ़ोन की बेल बजी तो? नहीं बजेगी। जगमोहन को मना कर दिया है। मेरा फ़ोन जाने से पहले वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा। अच्छी बात है, फिर भी फ़ोन दे दो मुझे। जो इंसान हिल चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके पास फ़ोन हो, ये बात जानकर हर कोई शक और उलझन में फंसेगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमारी मेहनत ख़राब हो। सुमन देवी हर वक्त सुधीर के पास रहती है। वो तो फ़ोन देख सकती हैं। तब वो क्या सोचेंगी कि तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? बैल बज गई तो उनका शक और बढ़ जाएगा। वो बहुत शक की औरत है। मैं फ़ोन ऑफ़ करके अपने पास रख। देवराज चौहान, फ़ोन मुझे दे दो। जब तुम्हारा फ़ोन आएगा तो बात करा दूंगी। तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत होगी तो फ़ोन तुम्हें दे दूंगी। एक दो दिन के लिए फ़ोन अपने से दूर रखो। हमारी मेहनत पर पानी मत गिराओ। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे फ़ोन नैना ओबेराय को दे दिया। सुधीर ओबेराय को कहाँ ले जाया गया है? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें ज़रूरत है जानने की? बहुत ज़रूरत है जानने की, और उसे देखने की भी। मत भूलो इस वक्त सुधीर ओबेराय की जगह मैंने ले ली है। अब सुधीर ओबेराय को कुछ हुआ तो कानून पहला कसूरवार मुझे मानेगा। और देवराज चौहान जैसा इंसान कानून की परवाह कब से करने लगा? नैना ओबेराय ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने कभी कानून को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं कानून की परवाह करता हूँ। तुमने जिस काम के लिए मुझे सुधीर ओबेराय बनाया वो काम मैं करूँगा, लेकिन सुधीर ओबेराय की सेहत के बारे में जानते रहने का मुझे पूरा हक है। इस बात पर तुम्हारा इनकार नहीं चल सकता मिसेज ओबेराय। नैना ओबेराय मुस्कुराई, फिर सामान्य हो गई। वो मेरा पति है। सुधीर ओबेराय मेरी जान का हिस्सा है। देवराज चौहान, उसका बुरा होगा ये तुमने सोच भी कैसे लिया? इस वक्त मैं जो कर रही हूँ उसकी और सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। नैना ओबेराय ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम जब भी चाहोगे सुधीर के पास तुम्हें पक्का ले जाया जाएगा।
तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। दोनों की नज़रें मिली। डॉक्टर होगा। नैना फुसफुसाई, तुम बेड पर लेट जाओ। वैसे ही जैसे सुधीर ओबेरॉय लेटा रहता था। देवराज चौहान उसी पल आगे बढ़ा, बेड पर जा लेटा। नैना ओबेरॉय ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर दो नर्सों के साथ डॉक्टर ही आया था। अगला दृश्य। एम्बुलेंस वापस बंगले पर पहुंची। फाटक खोला गया। एम्बुलेंस भीतर प्रवेश करके पोर्च की तरफ न जाकर सीधा चली गई और बंगले के साइड के दरवाजे के पास जा रुकी। पीछे पीछे कार रुकी। नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय बाहर निकलकर एम्बुलेंस के पास जा पहुंचे। जब तक एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर उठाने वाली और बनारसी प्रसाद बाहर आ गए थे। स्ट्रेचर बाहर खींचकर दो बॉय ने थाम लिया। सीढ़ियों पर से ध्यान से ले जाना, नैना ओबेरॉय कह उठी। जी। दिन के 12 बज रहे थे। बंगले के भीतर प्रवेश करने वाला दरवाज़ा खुला था। स्ट्रेचर थामे वो भीतर जाने लगे कि भीतर से सुमन देवी तेज तेज कदमों से वहां पहुंची। कैसा है मेरा बेटा, सब ठीक तो है? सब ठीक है माँ, तुम तो खामा का घबरा जाती हो। राहुल ओबेरॉय बोला। सिर के टेस्ट करवाने गए थे, करा लिए। डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर बता देगा, रास्ता तो दो। सुमन देवी दरवाजे से हट गई। दोनों व्यक्ति स्ट्रेचर थामे आगे बढ़े। अभी वे दरवाजे की चौखट पर ही थे कि राहुल ओबराय का पांव स्ट्रेचर उठाए व्यक्ति की टांगों के बीच जा उलझा। स्ट्रेचर थामे वो जोरों से लड़खड़ाया। संभलने की चेष्टा बहुत की, परंतु राहुल ओबराय ने अपना जूता जानबूझकर इस तरह फंसाया कि वो गिरे। और वो गिरा। तेज आवाज के साथ स्ट्रेचर भी उसके हाथों से निकल कर गिरा। उस तरफ देवराज चौहान उर्फ सुधीर ओबराय का सिर था। स्ट्रेचर फर्श से लगते ही योजना के मुताबिक देवराज चौहान के होठों से चीख निकली और अपनी गर्दन एक तरफ लुढ़का ली, जैसे बेहोश हो गया। ये सब होता भागा चंद क्षणों के लिए, जैसे सब स्तब्ध रह गए। हाय, मार दिया मेरे बेटे को। सुमन देवी की चीख ने जैसे सबको होश दिलाया। वहां तेजी से हलचल मची। भीतर से नौकरानी श्यामा भी दौड़ी दौड़ी वहां आ गई थी। ओ गॉड। नैना ओबेरा जल्दी से देवराज चौहान की तरफ लपकी। आप ठीक तो हैं? देवराज चौहान बेहोश होने का ड्रामा किए पड़ा रहा। यू इडियट। नैना ओबेरा चीखी। तुम स्ट्रेचर नहीं उठा सकते, तुमने गिरा। चुप रहो भाभी, भैया की तरफ ध्यान दो। राहुल ओबेराय चिंतित स्वर में बोला। इन्हें भीतर ले चलो, भैया बेहोश हो गए लगते हैं। माँ, तुम डॉक्टर को फ़ोन करके फ़ौरन आने को कहो। स्ट्रेचर पुनः उठाया जाने लगा। जिस बॉय से स्ट्रेचर गिरा था वो घबराया सहमा से एक तरफ खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कह सके। राहुल ने जानबूझकर उसके पाँवों से पाँव फंसाकर गिराया। सुबह से ही मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। मेरा मन कह रहा था, तभी तो कह रही थी कि ध्यान से। माँ, राहुल गुस्से से बोला, वक्त बर्बाद मत करो, डॉक्टर को फ़ोन करो। सुमन देवी आंखों में आंसू भरे पलटी और भीतर की तरफ भागी। वहां आई नौकरानी श्यामा भी पलटकर सुमन देवी के साथ भीतर की तरफ दौड़ी। इस बार प्रसाद सिंह ने स्टैचू उठाया था। दूसरी तरफ से बाय ने उठा रखा था। वो भीतर चले गए। नैना ओबेरॉय ने उस बॉय को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुमने स्ट्रेचर गिरा दिया मेरे पति को। माफ़ करना मैडम। बॉय हाथ जोड़कर बोला। जो हुआ गलती से हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ। उन साहब का पैर मेरी दोनों टांगों में ऐसा फंसा कि। शड़प। तुम अपनी गलती मानने के बजाय हम पर उंगली उठा रहे। नहीं मैडम, ये बात नहीं, मैं माफ़ी चाहता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम बेकार के इंसान हो, स्ट्रेचर तक नहीं उठा सकते। पेशेंट की जान लेने में तुमने क्या कसर छोड़ी है? नैना ओबेरॉय गुस्से से कहती हुई भीतर चली गई। बॉय ने हड़बड़ाकर सूखे सर में बनारसी से कहा। सच मानो भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं। बनारसी उसे गुस्से भरी नज़रों से देखता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। अगला दृश्य। 12 बजे का बेहोश हुआ देवराज चौहान अभी तक बेहोश था। शाम के 7 बज रहे थे। डॉक्टर तब से ही दो नर्सों के साथ मौजूद था। वो देवराज चौहान का चेकअप बीते 7 घंटों में 10 बार कर चुका था। होश आने का इंजेक्शन तो उसने आते ही दे दिया था। सिर पर कहीं भी चोट नहीं थी। इतनी लंबी बेहोशी की वजह से डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। वो परेशान सा नजर आने लगा था। परिवार वालों का तो बुरा हाल था। राहुल ओबेरॉय, नैना और सुमन देवी के तो होश उड़े हुए थे। वो तब से ही उस कमरे में से एक बार भी बाहर नहीं निकले थे। बंद दरवाजे के बाहर चिंता में डूबे नौकर खड़े थे, जो भीतर मौजूद मालिक का हाल जानना पूछना चाहते थे, परंतु इतनी हिम्मत कहाँ कि दरवाज़ा खटखटाकर पूछ लें। पूरे बंगले का माहौल गंभीर और तनाव से भरा हुआ था। मेरे पति को होश क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? नैना ओबेरॉय तीखे स्वर में कह उठी। दिन में रात हो गई, लेकिन अभी तक इनका वही हाल है। अगर ये सब आपके बस का नहीं है तो कह दीजिए, हम किसी बड़े डॉक्टर को। मैं जो कोशिश करता था कर चुका, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। नब्ज, धड़कन, हर चीज़ नॉर्मल है। गिरने पर शायद सिर पर भीतरी चोट लगी है, परंतु उस पर भी होश तो आना चाहिए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये बात आप हमारे कहने पर कह रहे हैं? सुमन देवी सख्त स्वर में कह उठी। घंटों पहले ये बात कहनी चाहिए थी कि मैं डॉक्टर की लाइन यहाँ लगा दी थी। अब तक मेरा बेटा होश में आ गया होता। इनके बेहोश होने की वजह मेरी समझ से बाहर होने लगी है। इतनी लंबी बेहोशी का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए, जबकि ज़रूरत का हर इंजेक्शन लगा चुका हूँ। कोई और डॉक्टर होता तो वो भी यही करता। मैं। डॉक्टर के शब्द मुंह में ही रह गए। तभी सुधीर ओबेरॉय बना देवराज चौहान का पैर जरा सा हिला। उसका पैर हिला था। स्पष्ट रूप से ये बात सबने देखी। सुमन देवी की आंखें फैल गईं। वो चीख कर कह उठी।
तुमने देखा डॉक्टर? अभी देखा क्या? मैंने देखा है। सुधीर का पैर हिला। ये तो हिल नहीं सकता था। मैंने इसका पैर हिलते देखा है। तुमने भी देखा क्या डॉक्टर? नैना और वेरा राहुल ओबेरॉय की नज़रें मिली। हाँ, मैंने अभी अभी इनका पैर हिलते देखा था। डॉक्टर बेड पर लेटे देवराज चौहान के करीब जा पहुंचा। क्या फालतू की बात कर रहे हो? राहुल ओबेरॉय ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए माँ की हाँ में हाँ मिला रहे हो। माँ को धोखा हुआ है कि? मुझे धोखा नहीं हुआ। सुमन देवी के सर में खुशी के भाव थे। सुधीर का पाँव हिला। माँ जी, नैना ओबेरॉय ने गंभीर स्वर में कहा, प्लीज़ इस वक्त तो ऐसी कोई बात मत कीजिए कि तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूँ? गुस्से से सुमन देवी ने नैना और राहुल को देखा। दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? मैं सच कह रही हूँ कि मैंने सुधीर का पैर हिलते। सुमन देवी के शब्द होठों में रह गए। सबकी निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। उसके शरीर में छोटा सा तीव्र कंपन उभरा था। सबने देखा। देख लिया? सुमन देवी का सर खुशी से कांप उठा। सुधीर का पूरा शरीर हिला। पहले वो हिल नहीं सकता था, वो हिला। हे भगवान, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। मेरा बेटा ठीक हो गया। सच माँ जी। नैना ओबेराय ने भी अपनी आवाज़ में खुशी भर ली। सुधीर का शरीर सच में हिला ही। वो उसी पल देवराज चांद के होठों से कराह निकली। होंठ थोड़े से खुले। सुधीर के होठों से आवाज़ निकली है। होंठ हिले। मैंने देखा है बहू। सुमन देवी की फटी फटी निगाह देवराज चांद पर ही टिकी हुई थी। ये मेरा बेटा ठीक हो गया है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया है। तुम भी तो कुछ कहो कि? आप ठीक कह रही हैं। ओबेरॉय साहब शायद ठीक हो गए हैं। एक्सीडेंट के सदमे से मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा था वो स्ट्रेचर नीचे गिरने और सिर पर हल्की सी चोट लगने से ठीक हो गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि या तो ये कभी ठीक नहीं होंगे, होंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। आज का दिन मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। सुमन देवी की आंखें भर आईं। 6 महीने बाद मेरी आवाज़ निकली है। मैं मुस्कुराई हूँ। मुझे फिर से लगने लगा है कि जीवन भी कुछ है। मैं देवराज चौहान के शरीर में जोरों का कंपन हुआ। फिर शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वो होश में आ रहा हो। सुमन देवी फटी फटी आंखों से देवराज चौहान के हिलते शरीर को देख रही थी। नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय की आंखें मिली। माँ जी। नैना ओबेरॉय सुमन देवी के करीब पहुंचकर खुशी से कांपते सर में क्या उठी। ये ठीक हो गए। ये तभी डॉक्टर जल्दी से उन तीनों की तरफ पलटा। आप लोग फौरन बाहर निकल जाइए। क्यों? राहुल ओबेरॉय बोला। 6 महीने बाद ओबेरॉय साहब के मस्तिष्क को होश आ रहा है। ऐसे में ये एक साथ सबको देखे ये ठीक नहीं होगा। मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा कि इनके मस्तिष्क की क्या स्थिति है। इतनी देर बाद किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाना हो तो धीरे धीरे पेशेंट के सामने चीज़ें और पहचान वाले आने चाहिए। पेशेंट के मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर नहीं डलवाना चाहिए, वरना पेशेंट की हालत बिगड़ भी सकती है। ओह! सुमन देवी के होठों से निकला। फिर बोली, बहू, राहुल, बाहर निकल जाओ। तुम आप भी, डॉक्टर बोला। सुमन देवी ने सिर हिलाया और नैना राहुल के साथ खुशी से उड़ने वाले ढंग से बाहर निकल गई। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने आंखें खोली। कुछ देर तक वो छत को देखता रहा, फिर उसकी पुतलियां इधर उधर हिली। गर्दन हिली और पास खड़े डॉक्टर को देखा। डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कुछ दूर खड़ी नर्सों को देखा। उसके बाद होठों पर इस तरह जीभ फेरी जैसे पानी पीना चाहता हो, मुंह सूख रहा हो। ये सब करके देवराज चौहान डॉक्टर को पूरी तरह यकीन दिला देना चाहता था कि वो महीनों बाद होश में आया और उसके शरीर में हिलने की हिम्मत नहीं। डॉक्टर ने फौरन साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसके सिर को सहारा देकर देवराज चौहान के मुंह में पानी का एक घूंट डाला। देवराज चौहान ने अपने हाथों पाँवों में ऐसा कंपन पैदा किया जैसे वो उन्हें हिलाना चाहता हो। पानी का गिलास रखकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, आप कैसे हैं मिस्टर ओबराय? देवराज चौहान ने इस तरह होठ हिलाए जैसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। ठीक, ठीक, इतना ही कहा उसने। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। शरीर में कमज़ोरी है क्योंकि आप 6 महीनों से बेड पर लेटे हुए हैं। शरीर जुड़ सा जाता है। 2-3 दिन में आप चलने लगेंगे। डॉक्टर ने कहा, अभी आप सूप लेंगे, उसके बाद आपको नींद का इंजेक्शन दूंगा। सुबह उठने पर आप फ्रेश महसूस करेंगे। देवराज चौहान ने बाँह हिलाई और मोड़कर हाथ छाती पर रख लिया। आपको मालूम है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था? डॉक्टर बोला। हाँ, बेहद मध्यम कमज़ोर सा स्वर निकला उसके होठों से। उसके बाद आप हिलने और बोलने की शक्ति गंवा बैठे थे। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। सब मालूम है मुझे। मैं 6 महीने बेड पर अवश्य पड़ा रहा। देवराज चौहान की फुसफुसाती कमज़ोर आवाज़ में कंपन भरा हुआ था, लेकिन पूरे होश में था। देख सुन और समझ सकता था। गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में 24 घंटों में आप सामान्य ढंग से उठ बैठ सकेंगे। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तभी आप पूरे होशो आवाज़ में बात कह सुन रहे हैं। देवराज चौहान की निगाह डॉक्टर पर जा टिकी। क्या हुआ? उसे इस तरह देखते पाकर डॉक्टर क्या उठा। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। देवराज चौहान के होठों से मध्यम से स्वर निकला। डॉक्टर चौंका। उसकी आंखें सिकुड़ी। मुझे नहीं देखा पहले? डॉक्टर के होठों से निकला। नहीं मिस्टर ओबेरॉय, मैं 10 सालों से आपके परिवार का डॉक्टर हूँ।
डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए कहा। आप मुझे कहा करते थे कि मैं बेवकूफ़ बनाकर नोट बनाता हूँ। ऐसी कई बातें कहकर आप मेरा मजाक उड़ाते थे। एक बार तो आपने पूरे साल भर मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जानबूझकर आपने ऐसा किया कि आप देखना चाहते थे कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन मैंने भी नहीं मांगा। मैं अपना काम करता रहा। जब भी घर वालों को ज़रूरत पड़ती मैं आ जाता। और मैं आपको नहीं जानता। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखने लगा। सिस्टर, डॉक्टर बोला, ओबेरॉय साहब का ब्लड प्रेशर चेक करो। दोनों नर्सें फौरन अपने काम में लग गई। डॉक्टर के चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई थी। व्याकुल सा दिखने लगा था वो। जब तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं हुआ डॉक्टर सोचों में डूबा उसे देखता रहा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है सर, मतलब डॉक्टर, सिस्टर ने कहा। डॉक्टर देवराज चौहान से बोला, मिस्टर ओबेरॉय, क्या आप सच में मुझे नहीं जानते? जब मैंने एक बार कह दिया तो दोबारा सवाल पूछने का क्या मतलब है? देवराज चौहान का सर धीमा और शांत था। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम क्यों मुझे इस बात को कहने के लिए तैयार करना चाहते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ? क्योंकि आप मुझे जानते हैं, लेकिन इस वक्त आपको याद नहीं आ रहा। डॉक्टर एकाएक मुस्कुरा कर कह उठा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप अपने परिवार वालों से मिलना चाहेंगे? हाँ। डॉक्टर ने सिस्टर को इशारा किया तो सिस्टर आगे बढ़कर बंद दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा थपथपाने पर दरवाज़ा खुला। सामने सुमन देवी थी, नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय थे। उनके पीछे कुछ दूरी पर बनारसी, प्रसाद सिंह और श्यामा खड़े थे। सिस्टर को देखते ही सुमन देवी अधीर स्वर में बोली, मेरा बेटा कैसा है? आप लोग भीतर आ सकते हैं। वो तीनों जल्दी से भीतर आ गए। सिस्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर, मेरा बेटा, आप फिक्र मत कीजिए, मिस्टर ओबेरॉय पहले से बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा। मेरे ख्याल में अब इनके जल्दी से ठीक हो जाने की आशा है। स्ट्रेचर से गिरने की वजह से सिर पर जोर पड़ा, उससे ये सदमे की स्थिति से बाहर आ गए। ये बोल भी सकते हैं, हिल भी सकते हैं। इतने महीनों से लेटे रहने की वजह से शरीर जुड़ सा गया है, जो कि मालिश और एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका मस्तिष्क पूरी तरह काबू में नहीं है, परंतु धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? राहुल ओबेरॉय बोले। मिस्टर ओबेरॉय मुझे नहीं पहचान रहा है। क्या? आपको नहीं पहचान रहा है? राहुल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। डॉक्टर ने गंभीर गंभीर अंदाज में इनकार में सिर हिलाया। नहीं, लेकिन जल्दी ही सबको पहचानने। माँ? देवराज चौहान का मध्यम सा स्वर सबने सुना। वो सुमन देवी को देख रहा था। सुमन देवी का चेहरा खुशी से भर उठा। आंखों में आंसू भर आए। वो तूफान की भांति दौड़ी और बेड पर लेटे देवराज चौहान के गले लग गई। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तू ठीक हो गया? भगवान ने मेरी सुन ली। तेरी हालत देखकर मैं तो मरी गई थी। अब मैं ठीक हूँ माँ। देवराज चौहान के होठों से धीमा स्वर निकला। नैना ओबेरॉय और राहुल भी करीब आ गए थे। आपको ठीक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। नैना ने अपनी आवाज़ में खुशी से भरा कंपन भर लिया था। वरना मैं ही जानती हूँ कि मेरा क्या हाल था कि भैया, राहुल ओबेरॉय मुस्कुरा कर कह उठा। ठीक होने की खुशी में तगड़ी पार्टी होनी चाहिए। देवराज चौहान की निगाह राहुल ओबेरॉय पर टिकी। तुम कौन हो? देवराज चौहान के होठों से धीमा स्वर निकला। सब चौंके। चेहरे पर अजीब से भाव नजर आने लगे। राहुल ओबेरॉय चेहरे पर ऐसे भाव ले आया था जैसे थप्पड़ लगा दिया हो। भैया, मैं राहुल हूँ, आपका भाई। बेटा, सुमन देवी कह उठी, राहुल को नहीं पहचानता क्या? इसे भूल गया? देवराज चौहान ने पुनः राहुल को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। तभी डॉक्टर फौरन कह उठा, प्लीज़ आप लोग बाहर चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से ओबेरॉय साहब को अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देना पड़े। अभी इन्हें आराम चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे भी नहीं पहचानते। वक्त बीतने के साथ साथ जब इनके दिमाग की एक्सरसाइज होगी तो तब ये सबको पहचानने लगेंगे। वो सब वहीं मौजूद देवराज चौहान को देखते रहे। प्लीज़ बाहर जाइए। इन्हें इंजेक्शन देना है ताकि ठीक तरह से नींद ले सके। लेकिन उससे पहले सूप जैसा कोई पदार्थ इन्हें देना ज़रूरी है। इनका खाली पेट रहना ठीक नहीं। मैं अभी सूप बनवाती हूँ, नैना ओबेरॉय ने कहा और पलटकर तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सुमन ओबेरॉय ने डॉक्टर को देखा। मैं तो यहाँ रह सकती हूँ डॉक्टर। हाँ, लेकिन शायद अपने बेटे से ज़्यादा बात नहीं करेंगी। सुमन देवी ने सिर हिला दी और वहाँ से हटकर दूसरी तरफ बेड पर जा बैठी। देवराज चौहान ने आंखें खोली, फिर धीमे स्वर में बोला, डॉक्टर, ये कौन सा महीना है? अप्रैल, डॉक्टर मुस्कुराकर बोला। याद है आपको क्या हुआ था? हाँ। देवराज चौहान के जैसे होंठ हिल रहे थे। जर्मन से आई पार्टी से मीटिंग थी। वोहरा के साथ मैं मीटिंग के लिए जा रहा था। कार का पहिया पंचर हो गया। ड्राइवर और वोहरा स्टेपनी बदल रहे थे। मैं कार के बोनट के पास खड़ा हो गया था। तभी सड़क पर जाती एक कार मेरे पर आ चढ़ी। उसके बाद तो कभी मुझे होश रहा तो कभी नहीं रहा। मैं बोल नहीं सकता था। हिलना भी असंभव था। सिर्फ सुन समझ सकता था। सुनकर यही समझ में आता था कि उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे मस्तिष्क पर असर हुआ है, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हुई। गुड। आप जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। सबको पहचानने लगेंगे। यह शरीर और मस्तिष्क की कमज़ोरी है। ये ठीक होते ही आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान और सुधीर ओबेरॉय की नींद
यानी सुधीर ओबेराय की नींद 6 बजे टूटी। सुमन देवी उसके पास ही बेड पर लेटी थी। नैना ओबेराय ने भी रात को 3-4 चक्कर लगाए थे। इंजेक्शन में नींद का असर होने की वजह से देवराज चौहान गहरी नींद में रहा रात भर। सुबह उठने पर उसने खुद को हल्का महसूस किया। दोनों नर्सें रात भर वहाँ ड्यूटी पर रही, बारी बारी सोती जागती रही। सुबह देवराज चौहान के उठते ही नर्स ने डॉक्टर को उसके जग जाने की खबर फ़ोन पर दे दी थी। तो डॉक्टर ने खुद आने को कहकर बोला कि उसे खाने पीने को हल्का फुल्का दिया जाए। उसके उठ जाने पर राहुल ओबेराय को भी नींद से उठा दिया गया था। ये उसका ही कहना था कि भैया की आंख खुलते ही उन्हें उठा दिया जाए। वो और नैना देवराज चौहान की हालत पर बहुत खुशी जाहिर कर रहे थे। सुमन देवी का चेहरा जैसे खुशी में जवान हो गया था। जब से बंगले में सुधीर ओबेराय के ठीक होने की बात फैली थी, बंगले के नौकरों में खुशी का दौर जारी हो गया था। ऐसा लगता था जैसे बंद पड़ा बंगला खुल गया हो, लोग आकर बस गए हों। कैसे हो बेटा? सुमन देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा हूँ माँ। तब नैना ओबेराय भी वहाँ मौजूद थी। तुम सब लोगों ने मेरा कितना ध्यान रखा। मैंने सबको तकलीफ दी। देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। परायों जैसी बातें क्यों करते हैं आप? नैना ओबेराय ने देवराज चौहान के माथे पर हाथ फेरा। हम सब आप ही के तो हिस्से हैं। आप हम सबका कितना ध्यान रखते रहे। हम तो अपना फ़र्ज़। मैं बैठना चाहता हूँ। हाँ। नैना ओबेराय नर्सों की तरफ पलटी। इन्हें बेड पर बिठाओ। दोनों नर्सें फ़ौरन आगे बढ़ी। नैना ओबेराय ने भी देवराज चौहान को सीधा बिठाने में हाथ बटाया। बेड की पुष्ट से तकियों की टेक लगाकर देवराज चौहान को बिठाया गया। इस तरह बैठने पर देवराज चौहान के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान उभरी। वो सब काम इस ढंग से कर रहा था कि देखने वालों को ज़रा भी आभास ना हो कि वो ड्रामा कर रहा है। वो जो काम करने लाया गया था वो तभी पूरा हो सकता था जबकि देखने वाला उसे सुधीर ओबेराय समझे। देवराज चौहान ने 2 हाथ दूरी पर बैठी सुमन देवी को देखा। सुमन देवी की आंखों में आंसू थे। क्या बात है माँ? देवराज चौहान के सर में कमजोरी के भाव थे। कुछ नहीं। सुमन देवी ने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को साफ किया। ये तो खुशी के आंसू है। तू ठीक हो गया तो ऐसा लगता है जैसे मैंने गंगा स्नान कर लिया। देवराज चौहान सुमन देवी को देखता रहा। इस वक्त उसकी सोचों में सिर्फ एक ही बात थी कि सुधीर ओबेराय ने इशारे से उसे बताया था कि उसके एक्सीडेंट के पीछे नैना, राहुल और उसकी माँ का हाथ था। कम से कम अभी तक तो वो सुमन देवी की किसी हरकत से महसूस नहीं कर पाया था कि एक्सीडेंट में सुमन देवी का हाथ हो सकता है। ना ही नैना, राहुल का सुमन देवी के साथ ऐसा कोई मिलाप महसूस हुआ था कि वो सोचे सुमन देवी इनके किसी काम में इनके साथ है। बल्कि नैना और राहुल ओबेराय सुमन देवी को वो विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहे थे कि वही असली सुधीर ओबेराय है और अब ठीक हो रहा है। तभी राहुल ओबेराय ने भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग भैया, वो मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान ने उसे देखा। कहा कुछ नहीं। अभी भी याद नहीं आया मैं आपका छोटा भाई हूँ? राहुल ओबेराय को देखते हुए देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिला दिया। राहुल ओबेराय ने चेहरे पर अफसोस के भाव समेट लिए। दोनों नर्सों की तरफ देखकर बोला, भैया कब मुझे पहचानेंगे सिस्टर? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी इनके मस्तिष्क को आराम की ज़रूरत है। किसी भी बात की जल्दी मत कीजिए। ये नाजुक केस है। अगर किसी बात का इनके मस्तिष्क पर दोबारा असर हो गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप किसी भी सवाल को इनके सामने दोबारा मत दोहराइए। राहुल ओबेराय ने गंभीरता से सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने आंखें बंद की फिर खोली। नैना, मुझे यहीं ब्रश करवा दो। प्रसाद को कहो वो ब्रश करवा। प्रसाद क्यों? ये काम मैं करूँगी। नैना ने प्यार से उसकी बात थपथपाई। ये बताओ खाने में क्या लेंगे आप? जो मैं हमेशा लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। टोस्ट और मिल्क। हाँ, टोस्ट श्यामा ही बनाएगी, वो अच्छे बनाती है। मैं अभी श्यामा से कह देती हूँ। लेकिन ब्रश के बाद टोस्ट लेने से पहले आपको थोड़ा सा सूप लेना होगा। ले लूँगा, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। पुनः गालों पर लुढ़के आंसुओं को साफ करते हुए सुमन देवी ने कहा, बहू राहुल, सबसे कह दो कि मेरा बेटा ठीक हो गया है। राहुल ओबेराय, मतलब सुधीर ओबेराय बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में वो पहले की तरह फिर बिजनेस के मैदान में होगा। शब्दों में कंपन था। हाँ माँ, ऐसा करना ठीक होगा। बाजार से करोड़ों की पेमेंट लेनी है, मिस्टर वोरा ने बताया हुआ है। इनके ठीक होने की बात सुनकर जिन लोगों ने पेमेंट देनी है वो रकम का इंतजाम करना शुरू कर देंगे। नैना ओबेराय गंभीर स्वर में क्या उठी। तभी राहुल ओबेराय बोला, इस बारे में पहले भैया से तो पूछ लो कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। सुमन देवी और नैना ओबेराय की निगाह देवराज चौहान पर गई। सबको खबर कर देना ठीक रहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, देवराज चौहान बोला। अगला दृश्य लंच का वक्त था। दोनों नर्सें सुमन देवी, नैना ओबेराय और राहुल ओबेराय ने अपना पूरा ध्यान सुधीर ओबेराय पर लगा रखा था। ये जुदा बात स्पष्ट थी कि नैना और राहुल ओबेराय सारे ड्रामे को गंभीरता से अंजाम दे रहे थे और देवराज चौहान खुद को सुधीर ओबेराय साबित करने के लिए हर काम सावधानी से कर रहा था। वे सब मिलकर बारी बारी देवराज चौहान को बेड से उतारकर सहारा देकर धीरे धीरे चला रहे थे ताकि 6 महीने में बेड पर लेटे सुधीर ओबेराय का शरीर सामान्य हो सके। 3 घंटे डॉक्टर सुधीर ओबेराय यानी कि देवराज चौहान पर लगा कर गया था। देवराज चौहान के रूप में सुधीर ओबेराय को जल्दी ठीक होता पाकर डॉक्टर तसल्ली में था। इसी तरह खुशियों में डूबा वो दिन बीत गया। किसी का खुशी भरा ड्रामे से भरा था तो कोई सच में खुश था।
सबका ध्यान देवराज चौहान और सुधीर ओबेराय पर था। अगला दृश्य। 3 दिन बीत गए। दिखावे के तौर पर देवराज चौहान अब बहुत ठीक हो गया था। धीरे धीरे खुद चलता था और नहाना धोना कपड़े पहनने लगा था खुद ही। डॉक्टर सुबह शाम हर रोज़ आ रहा था। रोज़ के वो घंटों देवराज चौहान यानी कि सुधीर ओबेराय पर लगा रहा था। सुमन देवी, नैना ओबेराय और राहुल ओबेराय लगभग उसके पास ही रहते और उसकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते। सारा ड्रामा बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। डॉक्टर, नौकरों या सुमन देवी को उसकी किसी हरकत पर कोई शक नहीं हुआ था। शक होता भी कैसे, वो सुधीर ओबेराय था। एक्सीडेंट हुआ तो सदमे की वजह से दिमाग के किसी हिस्से पर खास असर हुआ। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब सिर पर पुनः चोट लगी। गिरने से तो वो सामान्य हो गया। बीते 3 दिनों में सब कुछ बढ़िया रहा। देवराज चौहान ने सामान्य ढंग से खाना पीना भी शुरू कर दिया था। तीसरे दिन वो कमरे से निकलकर बंगले का चक्कर लगा आया था। उसके साथ दोनों नर्सें और नैना ओबेराय थी। दिखावे के तौर पर नैना ओबेराय उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल कर रही थी। देवराज चौहान ने अभी तक डॉक्टर को या राहुल ओबेराय को भाई के तौर पर नहीं पहचाना था, जबकि डॉक्टर का कहना था कि धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएगा, सब याद आ जाएगा। हो सकता है सामने आने वाले लोगों में से कुछ को अभी भी पहचानने से इनकार कर दे। आज चौथा दिन था। देवराज चौहान खुद को बहुत हद तक सामान्य दर्शा रहा था। सुमन देवी उसकी सुधरी हालत पर बहुत खुश थी। बार बार उसका माथा चूम रही थी। आज देवराज चौहान खुद ही नहाया था। ये जुदा बात थी कि बाथरूम के बंद दरवाजे के बाहर दोनों नर्सें और सुमन देवी देखभाल के इरादे से खड़ी रही थी। फिर देवराज चौहान ने नाश्ता किया। इतने में ही सुबह के 11 बज गए। बीते दिनों में विवेक वोरा रोज आ रहा था। कल वोरा ने सबकी मौजूदगी में देवराज चौहान से इधर उधर की बातें की थी। बंगले का माहौल खुशी भरा और सामान्य हो चुका था। सब खुश थे। कोई इसलिए खुश था कि उनकी योजना पर बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तो कोई इसलिए खुश था कि देवराज चौहान यानी कि सुधीर ओबेराय ठीक हो गया है। चौथे दिन देवराज चौहान नाश्ता करके हटे ही था कि विवेक वोरा ने भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग ओबेराय साहब। वोरा हाथ बांधकर मुस्कुराकर बोला, आज तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। उसे देखते हुए देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। फिर बोला, सिगरेट दो वोरा। वो विवेक वोरा के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। उसने सुमन देवी को देखा। मुझे क्या देख रहे हो? सुमन देवी कह उठे। पहले तुम 50 बार मेरे सामने सिगरेट दे चुके हो सुधीर को, दो इसे सिगरेट। वोरा ने जेब से पैकेट निकाला और आगे बढ़कर सिगरेट निकालकर देवराज चौहान के होठों से लगाई और लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगा दी। देवराज चौहान ने कश लिया और खड़ा होकर चहलकदमी की। फिर कहा, वोरा जी, मेरे साथ ऑफिस में चलो। 6 महीनों से नहीं देखा बिजनेस को। मुझे बताना कि क्या हो रहा है काम में। और बेटा, सुमन देवी कह उठी, अभी आराम करो। क्या ज़रूरत? मैं ठीक हूँ माँ, अब मुझे काम करने दो। ओबेराय साहब को काम करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये ज़्यादा परेशानी ना लें, ज़्यादा काम ना करें। इस बात का ध्यान रखना है कि इनके मस्तिष्क पर काम का बोझ ज़्यादा ना रहे। डोंट वरी डॉक्टर। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ठीक हैं, फिर भी कुछ दिन आपने ज़्यादा काम नहीं करना। मैं ध्यान रखूँगा। तुम नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। सुमन देवी उठते हुए क्या उठी, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी। माँ तुम, देवराज चौहान ने कहना चाहा, इस बारे में तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी सुधीर। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी और जब कहूंगी कि काम बंद कर दो तो तुम्हें उसी वक्त आराम के लिए लेट जाना पड़ेगा। सुमन देवी ने फैसले भरे स्वर में कहा। माँ जी ठीक कह रही है, नैना ओबेराय से हिला कर क्या उठी। अगला दृश्य। बंगले का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफिस में बदला हुआ था। इस तरफ हर किसी का जाना मना था। नौकर भी जाते, साफ सफाई को तो अकेले नहीं जाते, साथ में भी कोई जिम्मेवार व्यक्ति होता। जब तक सुधीर ओबेराय बेड पर रहा, सुमन देवी अपनी निगरानी में वहाँ की सफाई करवाती रही थी। यूं तो सुधीर ओबेराय के कई ऑफिस शहर में थे, शहर से बाहर पूरे देश में थे और विदेशों में थे। लेकिन जब उसने काम के साथ आराम करना होता तो वो घर के ऑफिस में ही काम करता, यहीं से सबको संभालता। वो 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा हॉल था, जिसके एक तरफ 15 फीट की हल्की गोलाई लिए शानदार टेबल थी। टेबल पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई थी कि देखते ही बनती थी। पॉलिश वाली टेबल के उस पार बेहद कीमती और बढ़िया रिवॉल्विंग चेयर थी। टेबल के इस पार 6 नर्म गद्देदार कुर्सियां रखी हुई थी। टेबल पर फाइलें, 4 फ़ोन और भी ज़रूरत के मुताबिक कई तरह का सामान पड़ा था। वहाँ की देख रेख और सफाई इस तरह से की जाती थी कि देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज़ ही ऑफिस के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल हो रहा है। फर्श पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बेहद कीमती कारपेट बिछा हुआ था। दीवारों पर ऑफिस के साथ जस्ती तस्वीरें, पेंटिंग्स व अन्य तरह का सामान लगा था। एक तरफ पुराने ज़माने की लकड़ी की वॉल क्लॉक लगी हुई थी, जिसका पेंडुलम अपनी मध्यम गति से हिल रहा था। उस बड़ी टेबल से दूर दूसरी दीवार के पास दो छोटी छोटी टेबल लगी थी, जो कि काम करने वालों के लिए थी, कि अगर किसी स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति या वोहरा को कोई काम करना चाहे तो वह बैठ सकता है। उस लंबी टेबल के पार रिवॉल्विंग चेयर के पीछे दाईं तरफ 4 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी ग्रे कलर की तिजोरी पड़ी थी। देवराज चौहान वहां प्रवेश करते ही झटका और खामोशी से हर तरफ नजरें दौड़ाने लगा।
उसके लिए यहाँ की हर चीज़ नई थी, परंतु देखने वाले जानते थे कि उसके लिए हर चीज़ पुरानी है। वो अब देवराज चौहान नहीं, सुधीर ओबेराय नामी बिजनेसमैन था। इसी बात को ढांपने के लिए उसने डॉक्टर और राहुल ओबेराय को कहा था कि उन्हें नहीं पहचाना, ताकि हर कोई ये जानने की सदमे के उबार से निकलकर वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। किसी को वो पहचानता है और किसी को नहीं। ऐसे में उससे कोई गलती होती है तो सामने वाला गलती को अनदेखा कर देगा। कुछ मिनट बीत गए। देवराज चौहान को वहाँ खड़े खड़े वो चीज़ों की पहचान कर रहा था। तभी सुमन देवी बोली, क्या सोच रहा है सुधीर? यहाँ कुछ चीज़ें तो मेरी पहचान में आ रही हैं तो कुछ नहीं। देवराज चौहान बोला, सब ठीक हो जाएगा बेटा। भगवान ने इतना ठीक किया है तो बाकी भी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हर चीज़ की याद पूरी तरह आ जाएगी। सोचने के लिए मस्तिष्क पर जोर देने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे टेबल की तरफ बढ़ा। सुमन देवी और वोहरा वहीं खड़े रहे। दोनों की नज़रें मिली, परंतु वे खामोश रहे। नजरें देवराज चौहान पर ही रही। देवराज चौहान टेबल के गिर्द होकर पीछे वाले हिस्से पर पहुंचा और खूबसूरत रिवॉल्विंग चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर टेबल पर बिखरे सामान को देखा। एक एक चीज़ पर उसकी नज़र फिरने लगी। चेहरे पर शांत सपाट भाव थे। कुछ पलों बाद उसने रिवॉल्विंग चेयर घुमाई, दूसरे ही पल हाथ से रोकी और उस पर बैठ गया। टेबल के नीचे टांगे रखने की खाली खुली जगह थी। उसके बाद दाएं बाएं टेबल के हिस्सों में ड्रॉज बने हुए थे। ड्रॉजों पर पीले रंग के चमकते ठूंठ लगे थे। वो करीब 8 बड़े बड़े ड्रॉज थे। उसके बाद देवराज चौहान पुनः टेबल पर पड़ी चीज़ों को देखने लगा। हर चीज़ उसके लिए नई थी। उन पर से नज़रें हटाकर देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर ऊपर वाला ड्रॉज खोला। नहीं खोला। ड्रॉज लॉक था। चाबियाँ मेरे पास है सुधीर बेटे, सुमन देवी ने कहा। मैं अभी लेकर आती हूँ। कहने के साथ ही वो बाहर निकल गई। देवराज चौहान और वोहरा की नज़रें मिली। वोहरा आगे बढ़ा, पास आया। तुम्हें बहुत संभल कर काम करने की ज़रूरत है। ये बातें हो चुकी हैं, अपने काम से मतलब रखो। देवराज चौहान बोला, मुझे जब ज़रूरत होगी तुमसे पूछ लूँगा। वोहरा ने उसकी आंखों में झाँका। बिना पूछे उसे सलाह देने की कोशिश करोगे तो कोई देख सुन सकता है। समझदारी इसी में होगी कि तुम मुझे सच में ही सुधीर ओबेरॉय समझो और उसी तरह पेश आओ। देवराज चौहान भी उसकी आंखों में देख रहा था। क्या ओबेरॉय को भी तुम इसी तरह सलाह देते या टोका टाकी करते थे? विवेक वोहरा के होंठ बिछ गए। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं। हमें संभल कर चलना है। इन शब्दों पर वोहरा के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। तुमने यहाँ पर किसी तरह 1 महीना बिताना है। इस महीने के दौरान किसी तरह खुद को सुधीर ओबेरॉय समझने की भूल मत कर बैठना। याद रखना कि तुम देवराज चौहान हो, देवराज चौहान ही रहोगे। तुम ठीक कहते हो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। मैं देवराज चौहान हूँ और देवराज चौहान ही रहूँगा। वैसे भी मुझे सुधीर ओबेरॉय बनने की ख्वाहिश नहीं है। ये तो मजबूरी है जो कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रखनी है। भूल गए तो नुकसान तुम्हारा। क्या? तुम्हें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि तुम सुधीर ओबेरॉय से नहीं, देवराज चौहान से बात कर रहे हो। जब तक ये बात तुम्हारे ध्यान में रहेगी, तुम कभी भी मुंह से गलत बात नहीं निकालोगे। मुझे समझाना भी होगा तो ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करके समझाओगे। वोहरा देवराज चौहान को देखता रहा, फिर मुंह फेर लिया। तभी सुमन देवी ने भीतर प्रवेश किया। वो खुश नजर आ रही थी। आंखों में प्यार की चमक स्पष्ट नजर आ रही थी। टेबल के पास पहुंचकर मुट्ठी में बंद कई तरह की चाबियां उसके सामने रखती हुई बोली, ले बेटा, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने तेरी सब चाबियां अपने अधिकार में ले ली थी। किसी को नहीं दी। बहू ने मांगी, राहुल ने मांगी कि कुछ कागज़ निकाल लें, परंतु मैंने चाबियां नहीं दी। बहू नाराज़ भी हुई, लेकिन नहीं दी, क्योंकि अपनी चीज़ें तो खुद रखता था। मैं नहीं चाहती थी कि ठीक होने पर जब तू इस कुर्सी पर बैठे तो चीज़ें अपनी जगह पर ना मिलने पर तू परेशान हो। जो भी ज़रूरी कागज़ चाहिए था, मैं अपने हाथों से वो जगह खोलती जहाँ पड़े कागज़ों की ज़रूरत होती थी, और इस बात की भी पूरी तसल्ली करती थी कि कागज़ों की क्यों और कहाँ ज़रूरत। हाँ। देवराज चौहान शांत भाव में मुस्कुराया। नैना इस घर से अलग तो नहीं, वो अगर। मैं जानती हूँ बेटे, तेरे और नैना में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बिजनेस तेरा है, ये काम तेरा है, ये सामान तेरा है, और तेरे को मालूम है कि किस कागज़ की कितनी ज़रूरत है। कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो तू परेशान होता ना। जवाब में देवराज चौहान ने चेहरे पर मुस्कान लिए वहाँ रखी चाबियाँ टेबल पर अपनी तरफ सरकाई और एक एक करके उन्हें देखने लगा। ड्रॉज में लगने वाली चाबियाँ उसने एक तरफ कर दी। एक लंबी चाबी और दूसरी कुछ छोटी चाबी अब उसके सामने पड़ी थी। एकाएक देवराज चौहान ने रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर पीछे मौजूद तिजोरी का की होल देखा। की होल से पता चल गया कि लंबी चाबी तिजोरी की है, लेकिन उससे कुछ छोटी चाबी के बारे में नहीं समझ पाया कि वो कहाँ लगती है। देवराज चौहान ने उस चाबी को थामा और सुमन देवी को देखा। ये चाबी कहाँ की है माँ? नहीं मालूम। सुमन देवी कहने लगी कि एकाएक वोहरा पर नज़र मारकर पुनः उसे देखा। शायद तुम्हें याद नहीं है, बता दूंगी। चाबी जेब में रख लो। देवराज चौहान ने 2 इंच वाली चाबी को टेबल से उठाकर जेब में डाला और तिजोरी वाली चाबी उंगलियों में दबाकर चेयर घुमाते हुए उठा और पीछे मौजूद तिजोरी के पास पहुंचकर वो चाबी की होल में डाल दी। पूरी फिट बैठी तो देवराज चौहान ने चाबी घुमाई।
भीतर का लीवर घुमा, पुनः चाबी घुमाई, लीवर पुनः सरका। 5 बार देवराज चौहान को चाबी घुमानी पड़ी। उसके बाद चाबी घूमनी बंद हो गई। देवराज चौहान ने चाबी छोड़कर दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खींचा। तिजोरी का दरवाज़ा भारी था। धीरे धीरे वो खुलता चला गया। पूरा खुल गया तिजोरी का दरवाज़ा। भीतर नज़र पड़ते ही देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तिजोरी के 3 खाने थे। ऊपरी खाने में कुछ फाइलें और तय किए कागज़ पड़े थे। नीचे के दोनों खानों में नोटों की गड्डियाँ बहुत अच्छे ढंग से लग रही थीं। गड्डियों से पूरे के पूरे भरे थे वो दोनों खाने। 100, 50, 500, 1000 के नोटों की गड्डियाँ थी। कई पलों तक देवराज चौहान की निगाह गड्डियों पर घूमती रही। पीछे से सुमन देवी की आवाज़ कानों में पड़ी। सुधीर, जैसे तूने गड्डियाँ रखी थी वैसी पड़ी थी। तिजोरी से मैंने या किसी ने भी एक भी गड्डी नहीं निकाली। ज़रूरत पड़ने पर सबने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर सुमन देवी को देखा, फिर मुस्कुराया। घर वालों पर अविश्वास कैसा माँ? वो तो ठीक है, लेकिन सब पर थोड़ा सा शक करके ही जिया जाता है। बचपन से तेरे को समझाती रही हूँ कि किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करते, माँ पर भी नहीं। सुमन देवी ने अपनेपन से कहा। वारा होंठ से कोड़े देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने तिजोरी बंद करके 5 बार चाबी वापस घुमाई। चाबी निकालकर जेब में डाली और वापस कुर्सी पर आ बैठा और टेबल पर रखी ड्रॉज की चाबियाँ उठाकर ड्रॉज में लगाने लगा। बेहद सामान्य ढंग से वो ये सब कर रहा था। आज वापस अपनी जगह पर बैठकर तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? सुमन देवी ने प्यार से पूछा। बहुत अच्छा। देवराज चौहान ऊपरी ड्रॉज में चाबियाँ लगाते हुए क्या उठा। बेड पर लेटे मैं सोचा करता था कि अब यही ज़िंदगी रह गई है मेरी। मैं कभी भी उठ नहीं पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँगा, चल नहीं पाऊँगा। कहते हुए देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सुमन देवी को देखा। लेकिन सब ठीक हो गया। सच बात तो यह है कि मुझे विश्वास नहीं आ रहा। भगवान पर भरोसा रख सुधीर, वो आगे भी सब ठीक करेगा। एक चाबी ऊपर वाले ड्रॉज में लगी तो उसने ड्रॉज खोला कि एकाएक उसका चेहरा शांत हो गया। सबसे ऊपर विदेशी कीमती काले रंग की चमकती रिवॉल्वर पड़ी थी। उस रिवॉल्वर को देखते ही देवराज चौहान समझ गया कि वो कीमती है और यह भी जानता था कि नए मॉडल की वो ऐसी रिवॉल्वर है कि निशाने के हिसाब से उसकी नाल को ज़रूरत के हिसाब से बदल कर थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ तक कि रिवॉल्वर के सेट के साथ मिलने वाली 2 नालें तो ऐसी थी कि उन्हें लगाकर गोली चलाने पर वो साइलेंसर जैसा काम करती थी, यानी कि बेहद कम आवाज़ होती थी फायर की। ऐसी रिवॉल्वर हिंदुस्तान में अभी बहुत ही कम आ पाई थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उठाया। उसकी मैगजीन निकालकर चेक की, वो भरी हुई थी। नाल के भीतर जागा, नाल को सूंघा, सब ठीक था। अभी तक रिवॉल्वर को इस्तेमाल नहीं किया गया था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को वापस ड्रॉज में रखा और रिवॉल्वर पर नज़र टिकाए धीरे धीरे ड्रॉज बंद कर दिया। देवराज चौहान का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था, परंतु चेहरा सामान्य था। कोई भी बिजनेसमैन अपने घर में बने ऑफिस के टेबल के ऊपर ड्रॉज में कभी भी रिवॉल्वर नहीं रखेगा। वहाँ वो चीज़ें रखेगा जिनकी उसे जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ऊपरी ड्रॉज में रिवॉल्वर रखने का एक ही मतलब था कि सुधीर ओबेरॉय को किसी से अपनी जान का खतरा था। घर के भीतर उसे खतरा था। तभी उसने रिवॉल्वर सबसे ऊपर की ड्रॉज में रखी थी कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सके। सुधीर ओबेरॉय ने बताया था कि आंखों के इशारे से कि उसका एक्सीडेंट करवाया गया। करवाने वालों के बारे में उसने इशारे से सुमन देवी, नैना ओबेरॉय और भाई राहुल ओबेरॉय को जिम्मेवार ठहराया था। जबकि अभी तक उसे सुमन देवी में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी कि उसे लगे सुमन देवी के बारे में सुधीर ओबेरॉय ने ठीक इशारा किया था। उसने सुधीर ओबेरॉय का इशारा समझने में गलती नहीं की। उस स्थिति में सुधीर ओबेरॉय किसी के बारे में गलत बात क्यों कहेगा, वो भी अपनी माँ के बारे में? हालातों को देखते हुए अभी तक ऐसा कुछ उसने महसूस नहीं किया था कि नैना और राहुल के साथ सुमन देवी का करीबीपन हो। सुमन देवी हर बात अपनी हैसियत के हिसाब से कर रही थी और नैना ओबेरॉय के मुताबिक वो नैना और राहुल ओबेरॉय की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था कि सुमन देवी को वो किन निगाहों से, कैसी सोचों से देखे। देवराज चौहान ने नजरें उठाकर सुमन देवी और विवेक वोरा को देखा। वोरा, सिगरेट दो। वोरा ने फौरन आगे बढ़कर सिगरेट दी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर सुमन देवी को देखा। माँ, तुम आराम करो। कब तक इस तरह खड़ी रहूंगी, यही ना? सुमन देवी ने मुस्कुराकर उसकी बात काटी और आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठी। लो, बैठ गई। अब तो खड़ी नहीं हूँ। तेरे को जो करना है कर। जब मैं देखूंगी कि तू थकने लगा है, तेरे को आराम की ज़रूरत है, तो उस वक्त तेरे को यहाँ से लेकर जाकर लिटा दूंगी। माँ, तुम मुझे कुछ मत कह। तेरे को यहाँ जो करना है वो कर। सुमन देवी ने अधिकार भरे स्वर में कहा। अभी मुझे कुछ नहीं करना। देवराज चौहान टेबल पर बिखरे सामान को देखता हुआ बोला। 6 महीने बाद मैंने यहाँ पर कदम रखा है। मुझे सोचना है तब बिजनेस में क्या क्या चल रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, और जो 6 महीने में बेड पर पड़ा रहा उस दौरान मेरे सारे बिजनेसों की क्या स्थिति रही। ये तेरा काम है, तू जाने कि तेरे को क्या करना है। देवराज चौहान की निगाह वोरा पर जा टिकी। वोरा, देवराज चौहान ने कस लिया। बीते 6 महीनों में बिजनेस की क्या स्थिति रही, क्या क्या हुआ और पार्टियों से क्या क्या पेमेंट लेनी है,
किसने क्या दिया और हमने पार्टियों को क्या पेमेंट देनी और किसे क्या दी गई। वोरा सतर्क सा नजर आने लगा था। उसने फौरन जेब से तय किया कागज़ निकाला और आगे बढ़कर देवराज चांद के सामने टेबल पर रखता हुआ कह उठा, कल सारा दिन मैं इन्हीं बातों को चेक करता रहा और सारा लेन देन मैंने लिख दिया है। आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि बड़ी बड़ी पेमेंट हमने किस किस से लेनी है। और इन लोगों को जब आपके एक्सीडेंट के बारे में मालूम हुआ और पता चल गया कि आपके सिर में चोटें लगी हैं, कुछ मालूम नहीं कि आप ठीक हो पाते हैं या नहीं, तो इन्होंने पेमेंट देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। जवाब में सबका लगभग यही कहना था कि उनका बिजनेस लेन देन आपके साथ था। जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो आपके साथ बात कर लेंगे। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। मतलब कि उनके मन में बेईमानी आ गई मेरी बीमारी पर। जी हाँ, बोलो। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़े कागज़ पर नज़र टिका दी। किस किस से क्या क्या लेना है? अभी तो मैं मोटी बड़ी पेमेंट के बारे में बताता हूँ ओबेरॉय साहब। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए सिर हिलाया। मिस्टर मांडिया की तरफ 50 लाख निकलता है। आपके एक्सीडेंट के अगले दिन उन्होंने पेमेंट दे देनी थी, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि आपका सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, तो पेमेंट देने पर बहाना बनाने लगे। विवेक वोरा ने कहा। आगे। एसके एंटरप्राइजेज की तरफ हमारा 1 करोड़ 15 लाख निकलता है, परंतु उसके मालिक सुनील कुमार हमसे फ़ोन पर बात ही नहीं कर रहे। पेमेंट के लिए उनसे मिलने गया तो स्पष्ट कहा कि वह आपको ही पेमेंट देंगे जब भी आप ठीक होंगे। वो पेमेंट दे देंगे। इस बात की खबर उनके पास पहले थी कि आप शायद ठीक ना हो सकें। देवराज चौहान ने कश लिया। व्यास केमिकल्स हमसे 3.5 करोड़ का माल ले चुका है, परंतु पेमेंट देने में लापरवाही इस्तेमाल कर रहा है, या वे लोग देना ही नहीं चाहते। आपके एक्सीडेंट के पश्चात फ़ोन पर बात होने पर जवाब मिलता है कि दे देंगे, भागे नहीं जा रहे। देवराज चौहान उसे देख रहा था। आपका खास दोस्त रिक्की दयाल साहब, उनकी शिपमेंट फंस गई थी। 6 करोड़ रुपया तो वो आपसे लेने के लिए आए कि 15 दिन बाद वो 6 का 6.5 देंगे। तब मैं पास ही था। आपके खास दोस्त है रिक्की दयाल साहब। उनकी बात पर विश्वास करके आपने उसी वक्त 4 करोड़ का चेक और 2 करोड़ नकद उन्हें दे दिया। इसके 12वें दिन आपका एक्सीडेंट हो गया। आपका हाल पूछने में अवश्य 2 बार आए। तब मैंने और मिसेज ओबेरॉय ने उन्हें 6.5 करोड़ देने की बात कही, तो रिक्की दयाल साहब ने स्पष्ट कहा कि उनके दोस्त आप हैं। आपसे उन्होंने पैसे लिए और वो आपको ही देंगे। जब मैंने कहा कि अगर आप ठीक ना हुए तो फिर? जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। 6.5 करोड़ वे आपको ही देंगे। उसके बाद ना तो उनका फ़ोन आया और ना ही वो आए। रिक्की दयाल साहब पैसा वापस करने में बेईमान हो चुके हैं। कष्ट लेकर देवराज चंद ने चेयर घुमाई और उठकर 3 कदम आगे पीछे की चहलकदमी करने लगा। सुमन देवी शांत बैठी थी। वोहरा पुनः बोला, होटल का आपका पार्टनर सूरज प्रताप सिंह हिसाब किताब देने में कतरा रहा है। मैं कई बार हिसाब लेने कई बार गया हिसाब लेने, लेकिन सूरज प्रताप सिंह ने साफ मना कर दिया कि जब तक उनके पार्टनर यानी कि आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक वो हिसाब चेक भी नहीं करने देगा। पेमेंट देना तो दूर की बात। वारा गंभीर था। मैंने यहाँ तक भी कहा कि मैं इसे हिसाब चेक करना चाहता हूँ, पेमेंट नहीं लेना चाहता। बहुत जोर दिया, लेकिन सूरज प्रताप सिंह ने मुझे हिसाब नहीं देखने दिया। अंदाजे से मैंने जो हिसाब निकाला, वो सूरज प्रताप सिंह की तरफ 4 करोड़ का निकलता है। देवराज चांद वापस कुर्सी पर बैठा, कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाली। मांडिया को फ़ोन लगाओ। अभी और भी बहुत लोग हैं, लिस्ट लंबी है कि वोरा ने कहना चाहे, वो भी सुनूंगा। पहले इन लोगों से बात कराओ। जी। विवेक वोरा आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिली, बात हुई। मैं विवेक वोरा बोल रहा हूँ। मिस्टर मांडिया से ओबेरॉय साहब बात करना चाहते हैं। होल्ड कीजिए। चंद पलों की वहाँ खामोशी रही। वो एक दूसरे को देखते रहे। मिस्टर वोरा, मांडिया की आवाज़ कानों में पड़ी। सुना है ओबेरॉय साहब ठीक हो? बात कीजिए। वोरा ने रिसीवर देवराज चौहान को दिया। मांडिया। देवराज चौहान बोला। ओ ओबेरॉय साहब, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हो रही है। भगवान ने आपको ठीक कर दिया। ये तो मांडिया में बिजनेस की बात। आप बीमार हो गए तो मजबूरी में मुझे दूसरे के साथ बिजनेस करना पड़ा, लेकिन अब आपके साथ ही। जिसके साथ तुम्हें फ़ायदा हो तुम उसी के साथ बिजनेस करो। मैंने 50 लाख की पेमेंट के लिए फ़ोन। पेमेंट की आप क्यों फ़िक्र करते हैं? बहुत संभाल कर रखिए। मैं तो आपके ठीक होने। कब पहुंचा रहे हो? शाम को पहुंचा देता हूँ। मैं खुद देने आ। शाम को 50 लाख के साथ आना। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद देवराज चौहान ने सुधीर ओबेरॉय के रूप में व्यास केमिकल में फ़ोन करके बात की। 3.5 करोड़ में से 2 करोड़ कल भेज देने को कहा उधर से, और बाकी का 1.5 करोड़ अगले सप्ताह दे देंगे। जवाब मिला। मिस्टर वॉरेन ने सुधीर ओबेरॉय के तो रिक्की दयाल का नंबर मिला कर दिया। रिक्की दयाल से बात हुई। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा सुधीर कि तुम बोल रहे हो। तुम? रिक्की, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया है। मुझे तुझे 6.5 करोड़। हाँ, देनदार हूँ मैं देनदार नहीं तो 6.5 करोड़ तो 6 महीने पहले था। तुमने नहीं दिया और टालते रहे, बुरी बात है। अब तक 6.5 का 9 बन जाना था बिजनेस में लगकर। तुमने वो पैसा अपने बिजनेस में लगाया। ठीक। हाँ। कितना रुपया उस कितना कमाया उस पैसे से? उधर से रिक्की दयाल की आवाज़ नहीं आई।
दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। 6.5 करोड़ पर 6 महीने का बैच लगा कर मुझे फ़ौरन लौटाओ। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से? मुझे अभी चाहिए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद रिक्की दयाल की आवाज़ आई। देखता हूँ, क्या पता कितना हो पाता है। जो है वो अभी दे जाता हूँ, बाकी 3-4 दिन में पूरा कर दूंगा। उसके बाद वोहरा ने सूर्य प्रताप से बात कराई। तुम क्या होटल के मालिक बनना चाहते हो? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कैसी बातें कर रहे हो बिराय? सूर्य प्रताप सिंह का सर कानों में पड़ा। मैं हिस्सेदार हो तो हिस्सेदार बनकर रहो। तुमने वोहरा का हिसाब क्यों नहीं चेक करने दिया? कैसे करने देता? तुम तो बीमार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि होटल का हिसाब हमेशा वोहरा ही चेक करता है, मैं नहीं। मेरे बीमार होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मेरे हिस्से का कैश तुम वोहरा को नहीं देना चाहते थे तो वो रकम घर पर आकर तुम मेरी पत्नी या माँ के हवाले भी कर सकते थे। उधर से सूर्य प्रताप सिंह की आवाज़ नहीं आई। अभी पूरा दिन पड़ा है, मुझे हिसाब देने की तैयारी करो। वोहरा कहता है कि अंदाजे से तुम्हारी तरफ 4 करोड़ की हमारी रकम निकलती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। खातों और रकम के साथ शाम तक मेरे पास पहुँच जाओ। रकम कहाँ है? रखी है। ले जाओ। सारे खाते भी ले आना। अब वोहरा होटल नहीं आएगा खातों को चेक करने। मैं ले आता हूँ। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। तभी सुमन देवी बोली। वोहरा तो बहुत परेशान हुआ पड़ा था कि तेरे बीमार होते ही कोई पेमेंट देने को तैयार नहीं। सब ठीक हो जाएगा माँ। ओबेरॉय साहब, मैं बाकी के बारे में अभी नहीं, बाद में। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ चल, बेडरूम में। सुमन देवी क्या उठी। अब मैं यहीं पर अकेला रहना चाहता हूँ माँ। तुम और वोहरा जाओ, यहाँ बैठे मुझे बहुत देर हो गई। लेकिन जाओ माँ, मैं कुछ देर यहाँ वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद आकर मैं तेरे को आराम करने के लिए ले जाऊंगी। देवराज चौहान ने सिर हिला। देवराज चौहान और वोहरा की नज़रें मिली। वोहरा देवराज चौहान को घूर रहा था। वोहरा, देवराज चौहान बोला, मैं तुम्हें भी यहाँ नहीं देखना चाहता। जी। वोहरा के होंठ खुले हिले, परंतु आंखों में सख्ती आ ठहरी थी। इस बीच उसने बंद तिजोरी को देखा। नैना से कहो कि मुझे मोबाइल फ़ोन दे दे, देवराज चौहान ने कहा। मोबाइल फ़ोन? वोहरा, देवराज चौहान का सर सख्त हो गया। तुम सवाल बहुत करने लगे हो। वोहरा ने अपने पर काबू रखा, चेहरा सामान्य रखा। आओ वोहरा, सुमन देवी बोली। फिर देवराज चौहान ने कहा, सुधीर कोई परेशानी हो तो इंटरकॉम कर देना। हाँ माँ। सुमन देवी वोहरा को साथ लिए बाहर निकल गई। देवराज चौहान उसी तरह बैठा रहा, हर तरफ नजर घुमाता रहा। 5 मिनट बाद नैना ओबेरॉय ने भीतर प्रवेश किया। पास पहुंची। तुमने मोबाइल फ़ोन मांगा? उसके हाथ में दबा था नन्ना सा मोबाइल फ़ोन। हाँ, मेरा अपना मोबाइल फ़ोन। नैना ओबेरॉय ने हाथ में दबा मोबाइल फ़ोन टेबल पर रख दिया। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़कर देखा, ये उसका अपना मोबाइल फ़ोन था। तुम उस छोटी चाबी के बारे में मुझसे भी पूछ सकते थे कि वो कहाँ की चाबी है। नैना ओबेरॉय बैठते हुए बोली। बहुत जल्दी खबर दे दी वोहरा ने तुम्हें, सब बात की। देवराज चौहान ने उसे देखा। नैना ओबेरॉय अपनी बिल्लौरी आंखों से उसे देखती रही। चाबी मुझे दो। कहाँ की है वो चाबी? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हारे बेडरूम में जो तिजोरी है वो चाबी उस तिजोरी की है। चाबी मुझे दे दो। तुम्हारा उस चाबी पर कोई हक नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। चाबी चाहिए तो सुधीर ओबेरॉय की माँ से मांगो। मुझे उन्होंने ही चाबी दी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर उन्होंने तुम्हें चाबी देनी होती तो कब की चाबी दे चुकी होती, लेकिन नहीं दी। मेरे हक की बात मत करो। नैना ओबेरॉय की बिल्लौरी आंखें सिकुड़ी। मैं तो सुधीर ओबेरॉय की पत्नी हूँ, तुम उसके रूप में नकली इंसान हो। उस चाबी को तो छूने का भी तुम्हारा हक नहीं बनता। मैं इस वक्त सुधीर ओबेरॉय हूँ। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुम जब तक मुझे नकली साबित करोगी तब तक तुम गायब हो चुकी होगी। मुझे जिस काम के लिए यहाँ लाई हो उसी काम के लिए मुझे इस्तेमाल करो। नैना ओबेरॉय के चेहरे पर कठोरता उभरी, परंतु वो मुस्कुरा पड़ी। तुम्हारे पास दो दो तिजोरियों की चाबियाँ हैं और तुम नकली सुधीर ओबेरॉय हो। ये कौन सी नई बात बता रही हो? दोनों तिजोरियों में भारी रकम है, कीमती चीज़ें, और मेरा इरादा उन चीज़ों को लेकर भागने का नहीं। फिर भी वो चाबियाँ मैं लेना चाहती, मैं नहीं दे सकता। मुझ पर भरोसा नहीं तो चाबियाँ मैं वापस सुधीर ओबेरॉय की माँ को दे देता हूँ। देवराज चौहान ने बेशान स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम पर अविश्वास नहीं है मुझे। लेकिन उन चाबियों पर तुम्हारा हक बनता तो सुमन देवी ने तुम्हें कब की चाबियाँ दे देनी थी। वो अपने बेटे के प्यार प्यार में पागल बेवकूफ़ औरत है। सुधीर से वो बहुत प्यार करती है। उसकी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देना चाहती, बेशक बिजनेस खत्म होते चले जाए। तभी तुम्हें यहाँ लाया गया है कि तुम उसके रूप में सब ठीक करो। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही करूँगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सुधीर ओबेरॉय बनकर इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो चाबियाँ रखने का हकदार भी बनता हूँ। जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तब तक मेरे से ठीक तरह का काम नहीं ले पाओगी। नैना ओबेरॉय देवराज चौहान को घूरने लगी। तुम बेशक देवराज चौहान ही सही, लेकिन हमारे पैसे में तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकेगी। वो बोली। पैसे की बेईमानी करने का मेरा ज़रा भी इरादा नहीं है, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। नैना ओबेरॉय कुछ कहने लगी कि देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। तुमने ही मुझे यहाँ लाकर बिठाया है। तुम ही शक करो तो बात किसी भी तरफ नहीं बनेगी।
तुम क्या सोचती हो कि मैं 10, 20, 30 करोड़ रुपए लेकर भाग जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। 25 लाख रुपए मुझे ये रूप धारण करने पर हर रोज़ के मिल रहा है, जो कि बहुत है। 30 दिन का कई करोड़ रुपया हो जाएगा। इस काम की एवज में मेरे लिए वही बहुत है। नैना ओबेरॉय की बिल्लौरी आंखें कुछ देर तक देवराज चौहान पर टिकी रही। ठीक कहते हो। नैना ओबेरॉय सिर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे तुम पर विश्वास करके ही चलना होगा। जल्दी समझ में आ गई मेरी बात? देवराज चौहान ने उसे देखा। सुधीर ओबेरॉय को कहाँ रखा है? क्यों, मैं उसे देखना चाहूँगा कि वो ठीक है। नैना ओबेरॉय मुस्कुराई। तो तुम सोचते हो कि सुधीर का कुछ बुरा हो सकता है? मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन जिस इंसान के रूप में मैं हूँ, उसकी खैरियत की जिम्मेवारी सब पूरी तरह मुझ पर है। अब मैं ये बात पहले हो चुकी है। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। शाम के बाद तुम मुझे सुधीर ओबेरॉय के पास ले चलोगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नैना ओबेरॉय ने कंधे उचकाए। माँ जी तुम्हारे बाहर जाने पर एतराज़ करेंगे, उन्हें मैं संभाल लूंगा। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान सी उभरी। नैना ओबेरॉय कुछ कहने लगी कि उनके कानों में मध्यम से आहट उभरी। साथ ही सुमन देवी ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में छोटा सा प्यारा सा ब्रीफकेस थाम रखा था। माँ तुम कुछ देर आराम कर लो। अब तो आराम ही आराम है। सुमन देवी भी मुस्कुराई। आज शाम को मैं क्लब जाऊंगी। फ़ोन कर दिया है कि आ रही हूँ। जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ। कहीं भी जाओ, मैं भी शाम को नैना के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। सुमन देवी ने पास पहुंचकर ब्रीफकेस टेबल पर रखा और उसकी तरफ सरका दिया। बाहर कहाँ? घूमने? अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी सब ठीक है माँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बाहर की हवा की भी ज़रूरत। मैं तेरे साथ। नैना है ना माँ? तुम क्लब जाओ। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपका बेटा मेरा पति है, ये क्यों भूल रही? नैना ओबेरॉय मुस्कुराई। पता नहीं क्यों सुधीर की चिंता मुझे बहुत रहती है। ध्यान रखना इसे बाहर ले जाते वक्त। ये क्या है माँ? देवराज चौहान ने छोटे से ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। सुमन देवी ने ब्रीफकेस खोलकर उसकी तरफ घुमा दिया। नैना ओबेरॉय की आंखें सिकुड़ी। वो ब्रीफकेस देश विदेश के बैंकों की चेक बुकों से भरा पड़ा था। देवराज चौहान की निगाह भी ब्रीफकेस पर जा ठहरी थी। ये तेरी चेक बुक्स हैं। मैंने तेरा सारा सामान समेट कर संभाल कर रख लिया। माँ जी, नैना ओबेरॉय कह उठी। एकदम सारी जिम्मेवारी इन पर डालना ठीक नहीं। चेक बुक्स अपने पास ही रखिए। जब ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे। अभी इन्हें आराम की ज़रूरत। चेक बुक संभालने में इसे क्या परेशानी हो जाएगी? रख ले सुधीर, और ज़्यादा देर यहाँ मत बैठना। जाकर आराम करना, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा तेरे को ले जाने के लिए। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। इसे यहाँ ज़्यादा देर मत बैठने देना बहू। हाँ माँ जी, मैं तो कह रही थी कि आराम करने के लिए अभी इन्हें ले जाऊंगी। सुमन देवी चली गई। देवराज चौहान और नैना ओबेरॉय की नज़रें मिली। नैना ओबेरॉय ने चेक बुकों वाला ब्रीफकेस बंद करके अपनी तरफ कर लिया। चेक बुकों की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, नैना ओबेरॉय ने पक्के स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। कहा कुछ नहीं। नैना ओबेरॉय चेक बुकों वाले ब्रीफकेस को थामते हुए क्या उठी। शाम के बाद तुम्हें सुधीर के पास ले चलूँगी। शाम तक कुछ लोग पेमेंट देने भी आएंगे जो वोरा ने बता दिया है। वो पेमेंट वोरा और राहुल भी रिसीव कर सकते हैं। ज़रूर। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। लेकिन वो सारा पैसा इस टेबल पर पहुंच जाना चाहिए। क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो कि लोग मुझे सुधीर ओबेरॉय समझकर जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं वो तुम्हारे वाले कर दूं? इसमें क्या हर्ज है? बहुत हर्ज है। तुम किस हक से करोड़ों रुपए ले लेना चाहती हो? सुधीर ओबेरॉय तुम्हारा पति अवश्य है, लेकिन उसकी तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास नहीं। चेक बुक्स तुम्हारे पास नहीं। बिजनेस का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। तो फिर किस हक पर तुम पेमेंट का करोड़ों रुपए लेने की बात कह रही हो? देवराज चांद शांत भाव में मुस्कुराया। नैना ओबेरॉय बिल्लौरी आंखों से उसे देखती रही। चेहरे पर शांत भाव थे। क्या देख रही हो? तुम करोड़ों रुपए तिजोरी में नहीं रख सकते देवराज चौहान। नैना ओबेरॉय धीमे स्वर में क्या उठी। इतना बड़ा विश्वास मैं तुम पर नहीं कर सकती। तुम सारा पैसा समेट कर भाग सकते हो। देवराज चौहान की मुस्कान गहरी हो गई। तो फिर पैसे का क्या किया जाए? आधा आधा तो हो ही नहीं सकता। तुमने आधे आधे का कैसे सोच लिया? नैना ओबेरॉय का सर पहली बार तीखा हुआ। ये हराम का पैसा नहीं है। मेरी राय में यह पैसा सुमन देवी को दे देना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। भाड़ में जाओ जिसे भी दो, लेकिन तुम नहीं रखोगे। कहने के साथ ही नैना ओबेरॉय चेकबुक्स वाला बैग थामे बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। देवराज चौहान उसे तब तक देखता रहा जब तक वो बाहर नहीं निकल गई। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। चेहरे पर सोच के भाव आ गए थे। कुछ मिनटों तक वो इसी तरह सोचों में रहा। फिर सामने पड़ा मोबाइल फ़ोन उठाया और नंबर मिलाकर जगमोहन से बात की। सुधीर ओबेरॉय को कहाँ रखा है? कोलाबा के एक फ्लैट में। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं और सोहनलाल वहाँ नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कौन आ रहा है जा रहा है पता नहीं चलता। ओबेरॉय भीतर किस स्थिति में है मालूम नहीं। सुधीर ओबेरॉय के साथ भीतर क्या हो रहा है, इस तरह उस पर नज़र नहीं रखी जा सकती। हमारा लगातार वहाँ खड़े होना लोगों की नज़रों में आ सकता है। कितने लोग हैं उस फ्लैट के भीतर?
यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में दो हैं। विवेक वोरा हर रोज़ एक चक्कर लगा जाता है। आज सुबह राहुल ओबेराय भी आया था, लेकिन फ्लैट के भीतर की स्थिति हमें नहीं मालूम। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सोच भरी मुद्रा में होंठ भिज गए। तुम्हारी वहाँ क्या स्थिति है? मैं सुधीर ओबेराय की जगह ले चुका हूँ, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। 4 दिन हो गए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ के हालातों को या यहाँ के लोगों के मन को ठीक तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इतना तो महसूस कर चुका हूँ कि बीच में कोई बात है। खुलकर समझाओ कि क्या हो रहा है बंगले पर। देवराज चौहान ने बंगले पर उसकी मौजूदगी में हुई सारी बातें बताई। धीरे धीरे समझ आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। तुमने कहा था कि सुधीर ओबेरॉय ने इशारे से तुम्हें बताया था कि उसका एक्सीडेंट कराया गया है। कराने वालों में उसकी पत्नी, माँ और भाई हैं। जगमोहन के शब्द उसके कानों में पड़े। हाँ, अगर उसकी माँ बीच में शामिल है तो वो तुम्हें नोटों से भरी तिजोरी की चाबी क्यों देती? दूसरी तिजोरी की चाबी भी तुम्हें दी। सारी चेक बुक्स तुम्हारे हवाले कर गई। ये जुदा बात है, चेक बुक्स नैना ओबेरॉय ले गई, लेकिन सुधीर ओबेरॉय ने इशारे से कहा था कि उसकी माँ भी एक्सीडेंट कराने में शामिल है। तुमसे समझने में गलती हुई होगी। उसका इशारा समझने में मेरे से गलती नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में गलती हो चुकी है। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे लग रहा है कि सुधीर ओबेरॉय की माँ इस सारे मामले में शामिल नहीं है। नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय शामिल हैं। दोनों स्पष्ट रूप से हमारे साथ शामिल हैं। तुम्हें सुधीर ओबेरॉय बनाकर वहाँ पहुँचा दिया। अगर इस काम में सुधीर की माँ शामिल होती तो उसे खुद को छिपाव में रखने की क्या ज़रूरत थी? वो भी दूसरों की तरह स्पष्ट रूप से सामने हो सकती थी। यहाँ के हालातों को तुम नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सी बातें अजीब सी लग रही है, जैसे कि ओबेरॉय की टेबल के सबसे ऊपरी ड्रॉज में रिवॉल्वर पड़ा था। ऊपरी ड्रॉज में रिवॉल्वर तभी रखा जाता है जब इंसान को जान का खतरा हो। अपने घर में उसे किससे जान का खतरा हो सकता है? बीवी से, भाई से, दोनों में से कोई भी उसकी जान लेने की। क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो अभी कुछ पता नहीं है कि मामले में क्या है। मुझे सोचने दो, यहाँ हालातों को समझने दो। आज शाम के बाद मैं सुधीर ओबेरॉय से मिलने वहाँ आऊँगा। भीतर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, तो मैं बता दूंगा। जिस फ्लैट में ओबेरॉय को रखा गया है उस पर पूरी तरह नज़र रखो। आने जाने वालों को पहचानने की कोशिश करो। कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन इधर भीड़ बहुत रहती है। कौन किस फ्लैट में जा रहा है पता नहीं लगा। बाहरी गेट पर 2 वॉचमैन रहते हैं। अपार्टमेंट के भीतर कहीं भी खड़े हो जाएं, शक में आ सकते हैं। ओबेरॉय के पास जो लोग हैं वो जान सकते हैं कि हम पर नज़र रखे हुए हैं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान बोला। जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दो। असल मामला धीरे धीरे सामने अवश्य आएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके टेबल पर रखा और चाबियां लगाकर ड्रॉजों को चेक करने लगा। एक ड्रॉ से किसी फाइल में दबी फ़ोन डायरी मिली। छोटी सी फ़ोन डायरी थी वो, पॉकेट पर्स में रखने वाली। देवराज चौहान ने उसे फुर्सत में देखने के लिए जेब में रख ली। एक बड़ी डायरी हाथ लगी जिसमें ना समझ में आने वाला हिसाब लिखा हुआ था। डायरी में छिपाने वाले ढंग में रखी गई एक तस्वीर मिली। देवराज चौहान देखता रहा उस तस्वीर को। तस्वीर में सुधीर ओबेरॉय किसी युवती के साथ खुशगवार माहौल में था। पीछे समंदर नजर आ रहा था। युवती ने उसके कमर में, ओबेरॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। कौन हो सकती है ये युवती? तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं लगती। तस्वीर का पीछे वाला हिस्सा देखा देवराज चौहान ने, वहाँ कुछ नहीं लिखा था। देवराज चौहान ने वो तस्वीर भी जेब में रख ली। अभी बाकी ड्रॉज देखने बाकी थे कि सुमन देवी वहाँ पहुंची। देवराज चौहान ने उन्हें देखा, सीधा खड़ा हुआ। क्या कर रहा है? सामान देख रहा हूँ। तुम आराम क्यों नहीं करती माँ? देवराज चौहान बोला। मेरे साथ चल, आदत पड़ गई है तेरे साथ ही आराम करने की। तू माँ, देवराज चौहान बोला। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? जिन 2 लड़कों ने एक्सीडेंट किया था वो निर्दोष है। गलती किससे नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि उन्हें सजा हो। तेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? सुमन देवी बोली। कानून तो अपना काम करेगा ही। कानून वालों से हम कह सकते हैं कि उन बेचारों का केस कमज़ोर कर दें। जो मन में आए कर। तेरे ठीक होने की खबर पुलिस वालों तक भी पहुंच गई है। वो तेरा बयान लेने कल भी आए थे और आज भी। बहू ने उन्हें टाल दिया कि तुम डॉक्टर के कहने पर आराम कर रहे हो सकता है पुलिस कल फिर आए। जो बात करनी हो कर लेना। सुमन देवी ने सहज भाव से कहा। अभी तू आराम कर, मैं अपना सामान देख। एक बार में ज़्यादा काम नहीं करना, मेरे साथ चल। देवराज चौहान सुमन देवी के साथ बाहर निकला। बाहर बनारसी नजर आया। बनारसी? देवराज चौहान ने पुकारा। मालिक। बनारसी दौड़ा दौड़ा आया। ये दरवाज़ा बंद करके यहीं बैठ जाओ, देवराज चौहान ने कहा। कोई भी इस कमरे के भीतर न जाए, बेशक माही क्यों ना हो। मेरा कीमती सामान भीतर बिखरा पड़ा है। समझ गया मालिक, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। देवराज चौहान सुमन देवी के साथ आगे चल पड़ा। शाम को कुछ लोगों ने पैसे देने आना है। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं संभालना चाहता। तुम वो पैसा संभाल कर रख लेना, वो बिज़नेस का पैसा है, बाद में ले लूँगा। नैना से वो पैसा खर्च भी हो सकता है। तेरे को आराम देने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ सुधीर। तो चलिए दोस्तों, ज्वारी के
दूसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।